आज हम हमारे लेक्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम गोल्ड प्राइजेज़ के इतने हाइक के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों हुआ। इसी में हमने पार्ट 1 के अंदर समझा द हॉकिश एंड द डॉविश स्टांस ऑफ द फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, यानी कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी एंड डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट करती हैं गोल्ड के प्राइजेज़ को। हमने इसके बारे में समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम डिफरेंट फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि ओवरऑल गोल्ड प्राइजेस क्यों हाइक करते हैं और स्पेसिफिकली इस समय में गोल्ड प्राइजेस क्यों हाइक कर रहे हैं। इकोनॉमी के तमाम कॉन्सेप्ट इससे जुड़े हुए समझ आ जाएंगे। गोल्ड प्राइजेस हाइक होने के फैक्टर्स ही नहीं, गोल्ड प्राइजेस हाइक होने के क्या इम्पैक्ट आते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, हम इन दोनों के बारे में समझेंगे क्योंकि ये दोनों ही कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हम एक चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि गोल्ड प्राइस आखिर में होता क्या है, गोल्ड प्राइजेस कैसे फिक्स किए जाते हैं, कौन सा मैकेनिज्म इसके पीछे काम करता है। आए हम इसको समझते हैं। तो शुरुआत है गोल्ड प्राइसिंग। देखिए, गोल्ड इज डेल्ट विद बाय द 4 टाइप्स ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। 4 तरह की फर्म्स डील करती हैं गोल्ड के साथ मेनली। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बात करें, 4 फर्म्स आर डीलिंग विद द गोल्ड। वो कौन सी हैं? दे आर एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट, यू आर एक्सप्लोरिंग अबाउट द गोल्ड, द डेवलपमेंट ऑफ द गोल्ड, है ना, खोज करना सोने की, सोने का विकास करना, एक ये फर्म है जो गोल्ड से जुड़ी हुई है। सेकंड, द माइनिंग, खनन करना सोने का, गोल्ड की माइनिंग करना। थर्ड, द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर सेक्टर, द कंज्यूमर फर्म, इट इज़ एसोसिएटेड विद द गोल्ड। एंड द फोर्थ, रिसाइकलर्स, जो गोल्ड को रिसाइकिल करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट से, अलग अलग गैजेट से मिला या फिर घरों से आया हुआ सोना, उसको आप रिसाइकल करते हो। ओके, सो टोटल 4 फर्म्स हैं मेनली जो इंडस्ट्रियल लेवल पर डील कर रही हैं गोल्ड के साथ। एक है एक्सप्लोरेशन या डेवलपमेंट, दूसरी है माइनिंग, तीसरी है द कंज्यूमर्स एंड द फोर्थ वन द रिसाइकलर्स। अच्छा, इनमें से जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स कितनी टाइप्स के हैं, उनकी कैटेगरी क्या है? तो द 3 कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स आर, 3 तरह के कंज्यूमर है ओवरऑल। पहले द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर गोल्ड को कंज्यूम करते हैं अलग अलग जगहों पे। मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात इस समय चर्चा में है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। ऐसा कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिट ना हो, इसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आएँ जो ग्रीन मैनर में एनर्जी प्रोड्यूस करे, मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए, स्पेसिफिकली कार्बन एमिट ना करते हुए एनर्जी क्रिएट हो जाए। इसके लिए जो लेटेस्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है हमारे पास, उनके बेसिस पे जो मशीन्स और इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, उनमें ख़ास इस्तेमाल है गोल्ड का। गोल्ड उसमें इस्तेमाल होता है। इस तरह से ये इंडस्ट्रियल यूजेस हैं गोल्ड के। ओके, सो कंज्यूमर में एक कैटेगरी है द इंडस्ट्रियल यूज़, द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। सेकंड कंज्यूमर कौन है? द ज्वेलरी प्रोड्यूसर्स, गहने बनाने वाले, ऑर्नामेंट्स बनाने वाले, दे आर द सेकंड कंज्यूमर्स ऑफ द गोल्ड। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ द गोल्ड कंज्यूमर्स, द इन्वेस्टर्स। तो गोल्ड को 3 तरह की कैटेगरी के लोग कंज्यूम करते हैं। एक, जो गोल्ड का इंडस्ट्रियल यूज़ लेते हैं। दूसरे, जो गोल्ड को ज्वेलरी के रूप में डेवलप करने के लिए उसका गोल्ड का यूज़ लेते हैं। तीसरे, जो गोल्ड को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 3 तरह के खपतकर्ता हैं गोल्ड के, 3 तरह के उपभोक्ता हैं गोल्ड के, 3 तरह के कंज्यूमर हैं। और तरीके से समझाने की ज़रूरत तो नहीं, उपभोक्ता, खपतकर्ता, कंज्यूमर समझा दिए। एक, जो सोने का उपयोग किस लिए करते हैं, उपभोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो सोने में निवेश कर रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। और दूसरे, वो सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं गहने बनाने के लिए, ज्वेलरी मेकर्स। और पहले वाले, वो सोने का काम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। तो 3 कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर। ओके, मोटा मोटी क्लियर हो गया सारा? वेरी गुड। अब आते हैं गोल्ड प्राइजेस, क्यों इन सब से जुड़ा हुआ है गोल्ड। अब हम गोल्ड प्राइजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात फिट होनी चाहिए। एक होते हैं शेयर मार्केट के प्राइजेस, जो ऑल द टाइम शेयर मार्केट आपको दिखती है, लाइव उसके रेट चलते रहते हैं। अभी देखते हैं, अभी शेयर मार्केट गिरी, अभी उठी, अभी गिरी, फिर उठी, ऐसा चलता रहता है। गोल्ड प्राइजेस इससे अलग चलते हैं। हमें लगता क्यों है कि सारा दिन गोल्ड प्राइजेस बदलते हैं? वो भी कारण बता दूंगा, लेकिन गोल्ड प्राइजेस डेली बेसिस पे फिक्स होते हैं। वो कैसे होता है समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में फिट करनी है कि गोल्ड प्राइजेस डेली बेसिस पे 2 बार फिक्स होते हैं, 2 टाइम्स।
और क्योंकि ग्लोब पे कहीं एक जगह पे ही वो फिक्स हो रहे हैं, इसलिए ग्लोब स्फेरिकल है, तो वहाँ पर फिक्स हुए, वहाँ से आपके मुल्क तक एक डिफरेंस है टाइम का, तो उतने का बजे आपके मुल्क में फिक्स हुए माने गए। वो जहाँ ओरिजिनली फिक्स हुए थे वहाँ पे कुछ घंटों के बाद फिर से दोबारा फिक्स होंगे, फिर वो रेट आपके शहर में भी, आपके देश में भी आएगा दोबारा एक और, फिर फिक्स होंगे। ऐसे में आपके देश में भी वो कई लेवल से गुजरेंगे और फिर फिक्स होंगे, लोकल दुकानदार तक आएंगे। इसलिए लोकल दुकानदार यही सेफ मानता है कि 2-2.5 घंटे पहले अगर किसी ने फ़ोन करके रेट पूछा था और अभी फिर उसका फ़ोन आ गया कि रेट क्या है, एक बार ताज़ा चेक कर ही लो कि कहीं प्राइस बदल तो नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड के रेट इस मैनर में लाइव चलते हैं, नहीं, गोल्ड के रेट डे बेसिस पे फिक्स होते हैं, एक दिन में 2 बार फिक्स होते हैं, ग्लोबली भी और आपके मुल्क इंडिया में भी 2 बार फिक्स होते हैं। कैसे होता है आओ समझते हैं। गोल्ड प्राइसेस आर फिक्स्ड ऑन अ डेली बेसिस, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये डेली बेसिस पे, अगर स्टेटमेंट आ जाती है एमसीक्यू में, इस बात का ध्यान रखना, ये डेली बेसिस पे फिक्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, किस तरह से फिक्स होते हैं उसको समझिए। इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑन द सेम साइड इन द मार्केट टू बाय एंड सेल गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस और टू मेंटेन द मार्केट कंडीशंस टू मेक द प्राइस स्टे एट अ सर्टेन लेवल बाय कंट्रोलिंग द डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, ये एक तरह का एक बाज़ार में समझौता है। समझौता किन के बीच में? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गोल्ड आ गया, मेरे पास गोल्ड है, हम सारे बैठे हैं, हमने सहमति बनाई, एक डिस्कशन की, एक समझ बनाई अंतर्राष्ट्रीय डिमांड को देखते हुए, सप्लाई को देखते हुए, और हमने ये तय कर दी कि जो गोल्ड आज हमारे पास है इसका इतना का प्राइस बनता है। सो इन अ मार्केट द पीपल ऑन अ सेम साइड दे डिसाइडेड द रेट ऑफ द गोल्ड, द बाय रेट और द सेल रेट, और फिर वो इस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, इंश्योर करेंगे कि समझौते के तहत जो कीमत आई है सोने की, ये कीमत फिक्स्ड रहे अगली कीमत आने तक, जो हम इसी दिन में दोबारा लेके आएंगे। दे विल इंश्योर कि ये कीमत फिक्स रहे अगली कीमत आने तक, और उस कीमत को फिक्स रखने के लिए वो डिमांड एंड सप्लाई को जिस मैनर में भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है उस मैनर में उसको रेगुलेट करेंगे। दे विल रेगुलेट द सप्लाई ऑफ द गोल्ड इन दैट मैनर to maintain that certain level of prices fixed by them till the time of the next declaration of the price। जब तक अगला प्राइस डिक्लेयर नहीं होता तब तक के लिए उस प्राइस को सेटल रखा जाएगा, फिक्स्ड रखा जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ऐसी कोई जगह है जहाँ बैठ कर के कुछ लोग एक समझौता करते हैं और उस समझौते के तहत सोने का रेट तय हो जाता है। उस तयशुदा रेट को, उस फिक्स्ड प्राइस को फिक्स्ड मेंटेन किया जाता है फिर ग्लोबली, और ये हो सके इसके लिए डिमांड सप्लाई को मेंटेन रखा जाता है, रेगुलेट किया जाता है, ताकि कीमतें वहीं स्थिर खड़ी रहें जब तक अगली कीमत दोबारा निर्धारित नहीं हो जाती। मैं लाइंस दोबारा पढ़ता हूँ, मैं अभी समझाऊंगा, घबराओ मत। कहाँ होता है, ये कौन है, सब समझाऊंगा। So gold prices are fixed on a daily basis. It is an agreement between the participants on the same side in the market to buy and sell gold at a fixed price, and to maintain the market conditions to make the price stay at a certain level by controlling the demand and supply. Okay? तो देर आर पार्टिसिपेंट्स, जैसे हम यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द मार्केट, वी हैव गोल्ड, वी विल डिसाइड द बाय एंड सेल रेट, वी विल फिक्स इट, हम उसे फिक्स कर देंगे, और फिर हम वो हर एफर्ट करेंगे जिसके बाद हम ये इंश्योर कर सकें कि प्राइजेस का ये जो गोल्ड का रेट है ये स्टे करे, ये फिक्स करे। और ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे कंट्रोल करके, किसे? डिमांड एंड सप्लाई को। हम मार्केट को कुछ इस तरह से मैनेज करेंगे। इतनी बात समझ आई? दैट्स ऑल। वही मैंने वहाँ पे लिखा, इंग्लिश में दोबारा पढ़ लीजिए। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स ऑन द सेम साइड इन द मार्केट टू बाय एंड सेल गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस
or to maintain the market conditions to make the price stay at a certain level by controlling the demand and supply. अब ये गोल्ड फिक्सिंग टर्म है, इसके लिए टेक्निकल, ये गोल्ड फिक्सिंग होती कहाँ है ये जानना है, वर्ल्ड लेवल की. सो गोल्ड फिक्सिंग इज डन एट लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन. तो यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, लंदन की बुलियन गोल्ड थोक में नॉन ऑर्नामेंटल फॉर्म में है. सो लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में गोल्ड फिक्सिंग होती है वर्ल्ड लेवल पे. ओके, तो ग्लोबली गोल्ड के प्राइसेस कहाँ सेटल होते हैं? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में. कैसे होते हैं? प्राइजेज आर सेट डेली एट 10:30 AM GMT एंड 3 PM GMT इन US डॉलर्स. तो सबसे पहले होते लंदन में हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइजेस टाई किए गए हैं डॉलर के साथ, ना कि पाउंड के साथ. तो इन्हें US डॉलर के साथ टाई किया गया है. क्यों बताया ये फैक्ट? अभी थोड़ी देर में US डॉलर की कीमत बढ़ने घटने का गोल्ड के प्राइसेस पे क्या असर पड़ता है वो समझाऊंगा. और इसलिए आपको पता होना चाहिए था कि इंटरनेशनली गोल्ड US डॉलर्स में ट्रेड होता है, लेकिन गोल्ड का रेट US में नहीं, लंदन बुलियन एसोसिएशन के द्वारा तय किया जाता है, वो इंग्लैंड में तय होता है. ये फैक्ट क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड. अब सवाल आ गया 10:30 GMT एंड 3 PM GMT. तो दो बारी वो ग्लोब दीजिए बड़ा सा. अब मैं अगर सिंपली इतना कह देता, अगर हम सिंपल ये बात कर देते कि 10:30 AM सेटल होता है, तो क्या 10:30 AM किसके, कौन से 10:30 AM? तो लंदन के 10:30 AM. ओके, और ये 10:30 AM कौन सी स्टैंडर्ड टाइमलाइन के अकॉर्डिंग? ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, GMT. ओके, एंड ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन कौन सी टाइमलाइन? सिंपली जो टाइमलाइन ये यहाँ पर दिस टाइमलाइन लंदन के ऊपर से गुजरती हुई, तो यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के लंदन में जो ग्रीनविच है वहाँ पर देयर इज़ अ रॉयल ऑब्जर्वेटरी, उसके ऊपर से एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उस लॉन्गिट्यूड को कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. ओके, दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. इन लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियन भी कॉल करते हैं जब इन पे सन वर्टिकल होता है. दे आर द मेरिडियंस. ओके, सो लंदन के ग्रीनविच से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरता है, सो टर्म इज ग्रीनविच. मेरिडियन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड, और हमने यहीं से माना हो जाता है कि यहीं से टाइम शुरू होता है. ओके, तो अगर आप लंदन में 12 बजे हैं दोपहर के, तो आपको सिंपल इतना काम करना है कि आपको पता करना है कि लंदन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, आपका मुल्क लंदन से आगे किस डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपकी कंट्री का टाइम है, बस वो पता कर लो. इंडिया का टाइम डिसाइड होता है IMT 82.5. तो 82.5 और 0 कितना गैप आ गया, कितने लॉन्गिट्यूड आ गए? 82.5 लॉन्गिट्यूड्स आ गए. और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक सन की रेस जो जाती हैं 4 मिनट लेती है. तो उस हिसाब से जितने मिनट्स निकल आएंगे आप उनको मिनट्स को निकाल लीजिए, और फिर उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आप लंदन से कितने घंटे आगे हैं. आप लगभग +5.30 GMT हैं. आप जब भी मोबाइल में घड़ी का टाइम सेट करते हैं वो +5.30 GMT होता है. आप ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन से 5.5 घंटे आगे हैं. मतलब भारत में 5.5 घंटे पहले सनराइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द लंदन. ओके, तो इस हिसाब से 10:30 लंदन के, तो लंदन के 10:30. इसलिए लंदन ये बात जानता था कि हम जो यहाँ पे मार्केट में हमारे यहाँ पे रेट शेयर डिसाइड कर रहे हैं, लुक एट द ग्लोब, कंट्रीज़ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमारे यहाँ दिन चढ़ रहा है, किसी के आधी रात है. हमारे यहाँ आधी दोपहर है, किसी के दिन चढ़ रहा है. ये सारे फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं ना, और सबकी मार्केट्स को सर्व करना है हमने. कहीं भी ऐसा ना हो कि रेट्स बहुत तगड़े वेरी कर गए एक दिन के अंदर ही 2 डिस्टेंस मुल्कों के अंदर. इसलिए दिन में 2 समय चूज़ किए उन्होंने.
10:30 वाला रेट जब तक अलग अलग दूर दराज के मुल्कों में कम्युनिकेट होके सेटल होके मार्केट में फ्लो करेगा, तब तक धीरे धीरे 3 बजे वाला फिर रेट आ जाएगा, फिर वो आगे फ्लो कर जाएगा। ओके, तो 2 टाइम पे रेट आएगा, 10:30 और 3 बजे। ग्रीनविच मेरिडियम टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये रेट होगा और लंदन बुलियन एसोसिएशन के द्वारा ही जारी किया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। तो 10:30 बजे जो रेट वहाँ पे तय हुआ है, उनके 10:30 बजे, तो हम उनसे 5.5 घंटे आगे हैं। हमारे यहाँ पे कितना का समय हो रहा होगा उस समय के हिसाब से, हैं? 4 बजे का समय भारत में हो रहा होगा, बस दैट्स ऑल। भारत को वो कन्वे होगा, जैसे ही इमीडिएटली होता है लाइव ही आ जाएगा। जैसे ही कन्वे होगा यहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, और फिर रेट फ्लोट कर जाएगा। एक वो 3 बजे लाएंगे दोपहर को, जो दोपहर को 3 बजे आएगा वो हमारे रात को यहाँ पर कितने के बजे का समय हो जाएगा उस समय तक, 8:30 बजे का। तो वो एंड ऑफ द डे, EOD कहते हैं उसको, वो एंड ऑफ द डे का रेट होगा। अगले दिन सुबह मार्केट खुलेगी अपनी उस रेट के हिसाब से, और फिर चलते 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 दोपहर के अराउंड फिर से रेट एक फ्लोट कर जाएगा। तो एक दोपहर का, एक रात का, इस हिसाब से रात वाला 8 बजे रेट कम्युनिकेट होता है 8:30 में, धीरे धीरे सेटल हो जाता है रात के अराउंड, एंड ऑफ द डे वो हो जाता है। सुबह अगले दिन चलेंगे उसके हिसाब से, और फिर धीरे 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 दोपहर को एक और रेट आ जाता है, चलते जाते हैं। इस तरह से 2 टाइम पर रेट लंदन बुलियन एसोसिएशन से इशू होते हैं, और वर्ल्ड वाइड फिर कंट्री टू कंट्री उसे सेटल कर लिया जाता है। ओके, सो गोल्ड फिक्सिंग इज डन एट लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। प्राइजेज आर सेट डेली at 10:30 AM GMT and 3 PM GMT in US डॉलर्स। कितने तरह के प्राइजेस होते हैं? 2 तरह के प्राइजेस होते हैं। टाइप्स ऑफ प्राइजेस, 2 टाइप्स ऑफ प्राइजेस। फर्स्ट, द स्पॉट प्राइस, मौके पे खड़े पैर सोना कितने का है बताओ, आज सोना कितने का है, स्पॉट प्राइस, द करेंट सेलिंग एंड बाइंग प्राइस ऑफ द गोल्ड, फर्स्ट। दूसरा, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस कि आपने आज एक रेट नक्की कर लिया, रेट तय कर लिया, किस ऑन द डेट ऑफ द सेटलमेंट, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इस रेट पे आप गोल्ड को एक्सचेंज करेंगे। वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके बीच में। ये MCX के तहत रिफ्लेक्ट होता रहता है। ओके, जो ट्रेड मार्केट है गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, जो फ्यूचर मार्केट जिसको हम कहते हैं, वो रेट वहाँ रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो आपने आज, मैंने और किसी एक पर्सन X ने आज रेट तय कर लिया कि आज से ठीक 2 महीने बाद इस तारीख को हम 75,000 पे गोल्ड एक्सचेंज करेंगे। हम दोनों में एग्रीमेंट हो गया, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, एक ये रेट होता है। और फिर इसके हिसाब से हमारे बीच ये एग्रीमेंट हो गया। अब ये एग्रीमेंट हुआ रेट आगे मार्केट में ट्रेड होता रहेगा। किसी को लग रहा है कि गोल्ड का रेट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, वो चाहेगा कि वो मुझसे ये एग्रीमेंट बाय कर ले, मुझे अभी कीमत दे करके मुझसे बाय कर ले, क्योंकि उसे पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि गोल्ड के रेट्स और बढ़ने वाले हैं फ्यूचर मार्केट में। और किसी को लग रहा है कि गोल्ड के रेट फ्यूचर मार्केट्स में मान लीजिए गिरने वाले हैं और कहीं और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अभी, तो वो इसमें से निकलना चाहेगा, इसे बेच करके कहीं और जाना चाहेगा। इस हिसाब से रेट्स कैन वेरी। ओके, तो ट्रेड आप कैसे करते हैं? एक रेट आप जारी करते हैं जिस रेट पर फ्यूचर में जा कर के वो चीज़ एक्सचेंज होने वाली है, और उस रेट से बहुत ऊपर उठता बाजार को रेट दिख रहा है तो उस एग्रीमेंट की बहुत वैल्यू हो जाएगी। उस रेट से गिरता हुआ रेट दिख रहा है तो वो एग्रीमेंट की वैल्यू कमज़ोर भी होती दिखेगी। दैट इज़ ऑल। इतनी बात समझ में आई? इसके अलग है जिसके बेसिस पे रोज़ का हमारा बाज़ार चलता है, दैट इज़ द स्पॉट प्राइस। हम रोज़ जो सराफा में काम होता है, जो ज्वेलरी मार्केट में वर्क होता है, वो स्पॉट प्राइजेस के बेसिस पे चलता है। ये करंट प्राइस होता है एवरी डे का। तो 2 प्राइजेस हैं, स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस जिसमें भविष्य में जो कीमत तय करेंगे आप, उस बेस पे एक्सचेंज होगा। स्पॉट प्राइस जो करेंटली आपने कीमत आज तय कर ली है, गहने आज उसी रेट पर, गोल्ड आज उसी रेट पर बिकेगा। क्लियर हुई कहानी? सो 2 टाइप्स ऑफ प्राइजेस, 2 टाइप्स ऑफ प्राइजेस हैं, समझाते हैं। पहला स्पॉट प्राइस, दिस इज द करेंट मार्केट प्राइस एट विच गोल्ड वाज बॉट और सोल्ड फॉर इमीडिएट पेमेंट एंड डिलीवरी। ये वो करंट प्राइस होता है जैसा कि हम रोज़ देखते हैं, जिस कीमत पर सोना खरीदा जाता है और बेचा जाता है, तुरंत सोने की पेमेंट होती है, तुरंत सोने की डिलीवरी होती है। इतनी बात समझ में आई? सेकंड, फ्यूचर प्राइस, दिस इज द प्राइस एट विच द पार्टिसिपेंट्स इन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू ट्रांजैक्ट ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। तो
तो आपने आज नक्की कर लिया रेट सोने का कि मान लीजिए 70,000 के हिसाब से हम आपको इतनी पेमेंट दे रहे हैं और आप हमें इतना गोल्ड दे दीजिएगा इस समय में जा कर के, आपने रेट उसके साथ फिक्स कर लिया। पर ये सारा जो प्रोसेस है ये जा कर के होगा फ्यूचर में, इट विल मटीरियलाइज इन फ्यूचर। इतना समझ में आया? हम इसे इक्विटी और स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपको नहीं समझा रहे ताकि लेक्चर उस तरफ डिरेल ना हो जाए कि आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझने में बैठ जाए और लेक्चर का मेन एलिमेंट गुम हो जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट इज़ कि दैट आपने मौजूदा समय में पैसे दे करके जो मौजूदा कीमत चल रही है गोल्ड की, ना पैसे दिए ना गोल्ड लिया, डन हो गया। ये है स्पॉट प्राइसेस, मौके पे कीमत क्या है। सेकंड है आपने भविष्य के लिए गोल्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज कि हमने सपोज़ कीजिए मार्केट में जो भी गोल्ड रेट इस समय चल रहा है उसके बेसिस पे आपने एक इवैल्यूएशन करी कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गोल्ड कहाँ पर स्टैंड करेगा, और उसको लेकर के आपने गोल्ड के प्राइजेस के कॉन्टेक्स्ट में अग्रीमेंट कर लिया कि हम इस रेट पर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये डॉक्यूमेंट मटीरियलाइज करेंगे। ये डॉक्यूमेंट, ये दिस कॉन्ट्रैक्ट वी विल मटीरियलाइज ऑन द बेसिस। तो जैसे सपोज़ करिए कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि मैं आपको 1 तोले के पीछे, 1 तोला 10 ग्राम सपोज़, कि मैं आपको 1 तोले के पीछे 70,000 रुपया पे करने का वचन देता हूँ। सपोज़ करिए 1 जुलाई को मैंने उस पर्सन को बोला, उस पर्सन ने सारा हिसाब किताब अपना लगाया कि 1 तोला 1 जुलाई को ये मुझे 70,000 रुपया देंगे। उन्होंने प्रेजेंट कीमत देखी सोने की जो चल रही है, उन्होंने ट्रेंड को ऑब्ज़र्व किया जिस हिसाब से चल रहा है, सारा ऑप्शन उन्होंने अपना अच्छे से खंगाला और उन्होंने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया कि हाँ, हम इसी कीमत पर 70,000 पर ट्रांजैक्शंस करेंगे 1 जुलाई को। डन है मेरे एंड पर भी। तो ये एक कीमत हुई गोल्ड की जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में चल रही है, एंड दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। भविष्य में ट्रांजैक्शन होगा, आज नहीं हुआ। तो यू हैव कमिटेड, दैट इज़ द एग्रीमेंट कि वी विल ट्रांजैक्ट द गोल्ड विद दिस पर्टिकुलर रेट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट इन अ फ्यूचर मैनर, जो भी फ्यूचर टाइम में जाके उस डेट पे हम करेंगे। तो 2 तरह से मार्केट चल पड़ी, एक मार्केट जो एवरी डे का रेट चल रहा है, एक जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा है। तो एवरी डे का रेट अलग चलेगा, हो सकता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मार्केट के रेट से अलग, ये भी हो सकता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट जो है अगर बढ़ता हुआ बहुत दिख रहा है, बहुत अच्छा जाता दिख रहा है और सबको नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा यील्ड देने वाला है गोल्ड, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कई लोग ट्राई करेंगे कि अगर कुछ कीमत अभी इस व्यक्ति को देकर के या इस पर्सन को मिल जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने एक गाड़ी की बुकिंग कराई है, एग्जाम्पल आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुकिंग कराई है और आपका नंबर लग चुका है कि गाड़ी आपकी इतने महीने बाद इस तारीख को आने वाली है, और आपने गाड़ी की बुकिंग करवा ली थी उस प्राइस पर जो ओपनिंग प्राइस था शुरुआती वाला। तो बिल्कुल शुरुआती प्राइस पर आपको गाड़ी की बुकिंग मिल गई। सपोज़ करो कि वो प्राइस था फाइनल डिलीवरी 22 लैक्स। तो मैंने 22 लैक्स की फ़ाइनल डिलीवरी की कॉस्ट पर ओपनिंग प्राइस पर गाड़ी की बुकिंग करा ली, मेरी बुकिंग हिट हो गई, मेरे हाथ में पर्ची आ गई और 3 महीने बाद कमिटेड है कि मुझे इस कीमत पर 3 महीने बाद गाड़ी मिल जाएगी। डन हो गया। लेकिन इन बिटवीन किसी और को नज़र आया कि 3 महीने बाद गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू होने वाली है वो कम से कम 26-27 लाख होने वाली है, जिस हिसाब से इसकी बुकिंग्स हिट हो रही हैं या जो भी चल रहा है। ऐसे में सपोज़ करो कि कोई डीलर आया मेरे पास, सेकेंड हैंड कार डीलर्स, और उस सेकेंड हैंड कार डीलर ने मुझे ये बोला कि 22 लाख रुपया पे करके आपको गाड़ी मिलेगी, क्या आप 23.5 लाख रुपये में हमें ये पर्ची देना चाहते हो? यू वॉन्ट टू सेल योर स्लिप टू अस कि हम वो गाड़ी इशू करा लें। तो ऐसे में अगर मैंने अग्री कर लिया कि हाँ मैं 23.5 लाख रुपए आपको दे करके ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, मतलब ये पेमेंट लेकर के गाड़ी का अधिकार आपको दे देना चाहता हूँ,
मैंने 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया पहले ही, और हो सकता है मैंने आइडिया चेंज कर लिया हो कि मैं दूसरी कोई गाड़ी ले लूँगा। वो पर्सन 23.5 लाख रुपए मुझे दे करके वो गाड़ी की पर्ची ले गया सपोज़ करो, तो बाकी की पेमेंट जो भी करके वो गाड़ी जैसे भी खरीदेगा, मतलब उसने मुझे राज़ी कर लिया कि 1.5 लाख रुपया मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, गाड़ी इशू करा के आप मुझे दीजिए, पर्ची का अधिकार आप मुझे दे दीजिए। क्योंकि उसे पता है कि गाड़ी आगे मैं 25-25 लाख में बेच पाऊँगा ब्लैक में, तो उसने उस पे से 1.5 लाख रुपया कमा लिया। 23.5 लाख रुपए में 1.5 लाख मुझे फालतू दे के भी 22 लाख की गाड़ी के पीछे उसने 1.5 लाख और एक्स्ट्रा कमाया, क्योंकि उसने 25 लाख में बेची। क्लियर हुई कहानी। सेकंड, अगर यही हमने एक और कार अभी लॉन्च हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी की, जिसकी लोगों ने एडवांस बुकिंग कराई और उन्होंने पैसे दिए, लेकिन गाड़ी लॉन्च होने के बाद टोटल फेल हुआ, ये तक खबर आ गई कि गाड़ी बंद हो जाएगी, तो कई लोगों ने जान छुड़ानी चाहिए। सपोज़ करो कि भाई हमारा नुकसान हो जाएगा ये गाड़ी अगर हम लेते हैं, या हमारी बुकिंग अमाउंट भी बढ़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो कंपनियों ने उन्हें बहुत हैवी डिस्काउंट ऑफ़र करा कि आप हमारी बुकिंग्स कैंसिल मत करिए, हम आपको हैवी डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। तो वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट यू हैव, इफ़ द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट बहुत बढ़ने वाली है आने वाले फ्यूचर में, तो एवरीवन विल ट्राई टू रीप बेनिफिट फ्रॉम दैट कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट थिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इन द मार्केट, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल परफॉर्म गुड इन द सेकेंडरी मार्केट। बट अगर ऐसा लगता है कि ये नहीं होने वाला है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट डू गुड इन अ सेकेंडरी मार्केट। तो आप चाहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के बर्डन से जो कोई घाटा या कुछ भी नुकसान होता है करके निकलें, क्योंकि कहीं और अच्छे एवेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हम भविष्य को लेकर के कीमतें तय कर लेते हैं। ये फसलों में भी होता है, ये गाड़ियों में भी हो गया, सपोज़ करो ये गोल्ड के केस में भी हो गया। जैसे पहले ही कोई आया आपके पास, खेती कर रहे हो आप, और आपके साथ उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है फसलों की कीमतों को लेकर के, कि इस कीमत पर इस डेट पे इतनी फसल आप मुझे डिलीवर करोगे। तो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में फ्यूचर एग्रीमेंट्स कमोडिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पहले ही हो गए। आई बात समझ में? और फिर वो कमोडिटी मार्केट्स में वो फर्दर ट्रेडेबल होते हैं, वो फर्दर ट्रेडेबल होते हैं। अगर उस फसल की आने वाले दिनों में कमी होने वाली है मार्केट में, और अच्छी नस्ल की फसल का कंट्रैक्ट आपने कर लिया है, तो आप फर्दर उसे ट्रेड कर सकते हैं। कई बायर मिल जाएंगे आपको कि तेरा अच्छा अग्रीमेंट हो रखा है, उस अग्रीमेंट में हमें भी शामिल कर, थोड़ी खेप थोड़ी सप्लाई हमें भी दियो, हम तुझे इतना पे कर देंगे। बिकॉज आने वाले दिनों में ये दिखा कि टमाटर की कीमतें, प्याज की कीमतें तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाली थी, लेकिन उस पर्सन ने तो पहले ही किसान के साथ अच्छा खासी कीमत ठीक ठीक अपने फेवर में कीमत में फ्यूचर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, और ऐसे में उसको तो अब उसी प्राइस पर वो फसल मिलनी है, लेकिन बाज़ार में कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, वो अच्छे खासे लाभ कमा सकता है। ओके, तो फ्यूचर एग्रीमेंट्स तमाम फील्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। इनके मेन जो पर्पसेस होते हैं वो ये होते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो सिक्योर हो जाता है इस बात से कि मेरी सप्लाई एक निश्चित कीमत पर, एक डिसाइडेड कीमत पर उठा ली जाएगी एक समय के बाद। मतलब उसको पता होता है कि जो भी है मेरी जेब में इस समय, ये इस कीमत पर उस टाइम पर ले लिया जाएगा बायर के द्वारा, क्योंकि उसने मुझे इतनी कीमत प्रॉमिस कर दी है। और बायर को ये सिक्योरिटी हो जाती है कि फ्यूचर में जा कर के जब मैं पैसे अरेंज कर लूँगा, जब सब कुछ हो जाएगा मेरे पास इसे पे करने के लिए, कीमतें बढ़े या जो भी हो उसका असर नहीं आएगा, मुझे निश्चित कीमत पर चीज़ मिल जाएगी। तो बायर सिक्योर हो जाता है, उसको सप्लाई सिक्योर हो जाती है कि मुझे सप्लाई सिक्योर रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हरप्रीत है, उनको ये लगता है कि उनका होलसेल का काम है गोल्ड का, और वो प्राइजेस फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं गोल्ड के, और उन्हें ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइजेस पॉजिटिवली अपवर्ड ही फ्लक्चुएट होंगे, बढ़ने ही वाले हैं। तो क्या उन्हें आज मौजूदा समय में जो गोल्ड का रेट चल रहा है इस हिसाब से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर लेने चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए अभी गोल्ड 75,000 रुपये का है, और उन्हें दिखता है कि आने वाले 3, 4, 5, 6 महीनों में ये बहुत आराम से 80,000 या 85,000 के हो जाएगा, तो क्या अभी उन्हें अपनी सप्लाई इंश्योर करने के लिए
फ्यूचर एग्रीमेंट साइन नहीं कर लेने चाहिए? अकल बरतो थोड़ी सी, दिमाग लड़ाओ अपना। उन्हें तो अपना काम धंधा कंटिन्यूटी में चलाना है ना, उन्हें तो गोल्ड की सप्लाई इंश्योर करनी ही पड़ेगी ना। उन्हें तो नहीं ना इस बात में रहना कि भाई मुंह उठा के मैं बैठा रहूँगा कि तब गोल्ड कितना महंगा हो गया, सप्लाई डालूँ कि ना डालूँ। उनका तो काम है कि उन्हें हर महीने में सप्लाई चाहिए, और वो उनको मुनाफा भी बनता दिख रहा है तो क्यों ना बनाएं वो। अगर उन्हें ये दिख रहा है कि मैंने इतने गोल्ड का अग्रीमेंट कर लिया है कि मुझे 200 किलो गोल्ड का मैंने फ्यूचर एग्रीमेंट साइन कर रखा है, और गोल्ड की कीमतें उस समय में 85,000 जाएंगी, और मैंने 75,000 के हिसाब से साइन कर लिया एग्रीमेंट, और उस समय मुझे 75,000 के हिसाब से गोल्ड की सप्लाई 200 किलो की नक्की हो गई है, आनी है, तो हर तोले के पीछे 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 200 किलो के पीछे कितना मुनाफा कमा के गए वो। तो इस तरफ से सप्लाई इंश्योर होता है, प्रॉफिट्स भी सिक्योर होते हैं अगर वो कॉन्फिडेंट इनफ हैं कि कीमतें बढ़ने वाली हैं। नुकसान भी हो सकता है ना, कीमत 70,000 भी तो हो सकती है, और कीमत 70,000 हो गई तो 75,000 के हिसाब से रेट पुग्गा हुआ है, 75,000 के हिसाब से रेट फिक्स किया हुआ है, तो जिसने बेचना है वो भी तो इंश्योर है कि जितनी कीमत फिक्स हुई है उतनी कीमत पे अब सोना उठाया जाएगा, तो उसको भी तो सिक्योर हो गया कि मेरी फसल, मेरी सप्लाई लिफ्ट की जाएगी उस कीमत पे जो कीमत पुगी गई है। तो मोस्टली इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं कि जब इंडस्ट्रियलिस्टों को ये नज़र आता है कि आने वाले दिनों में डॉलर के रेट्स बढ़ने वाले हैं और तमाम चीज़ें जो वो इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में ही मंगाते हैं, ऐसे में वो डॉलर की फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेते हैं, तो डॉलर के फ्यूचर एग्रीमेंट्स करके रख लेते हैं। आई बात समझ में कि किसी भी महीने में उन्हें आने वाले समय में जो उनको डॉलर्स की नीड है, मौजूदा समय में जो रेट चल रहा है उसी रेट पे वो उन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करके रख लेते हैं कि बढ़ती डॉलर की कीमतों की वजह से उनके प्रोडक्शन कॉस्ट में फ़र्क ना आए ज़्यादा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आने वाले दिनों में डॉलर की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और ऐसे में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ डॉलर भी इंश्योर हो गया उन्हें, और एक फ़िक्स्ड रेट पर इंश्योर हो गया उन्हें। इससे वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। देयर आर मैनी रीजन्स, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते थे, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि दो तरह के रेट्स काम करते हैं। एक जिससे रोज़मर्रा का काम चल रहा है, द स्पॉट प्राइस, मौके पे जो कीमत है, और एक जो कीमतें फ्यूचर में ऑन द डे ऑफ द सेटलमेंट ट्रांजैक्ट होनी है, वो वाली कीमतें, द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो 2 टाइप ऑफ प्राइजेज आर देयर। कोई डाउट इसमें? अब क्लियर है? और उसके कई रीजंस होते हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो मैंने अभी समझाया आपको, और सिर्फ गोल्ड में होता है ऐसा नहीं है, तमाम चीज़ों में होता है। हमने डॉलर्स में देखा, हमने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ में देखा, हमने गोल्ड में भी देखा। तो तमाम कमोडिटीज़ में आप, करेंसी में इवन आप गोल्ड फ्यूचर की ट्रेडिंग्स करते हैं, इन्हें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, और उसके कई सारे रीजंस होते हैं जिनमें से कुछ रीजंस अभी हमने समझे। इज़ दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़े। सो टाइप्स ऑफ प्राइजेस, 2 टाइप्स ऑफ प्राइजेस। फर्स्ट, द स्पॉट प्राइस, दिस इज द करेंट मार्केट प्राइस एट विच gold was bought or sold for immediate payment and delivery. Second, the future price, this is the price at which the participants, जिन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है, एक जिसने खरीदने का वादा किया है, एक जिसने बेचने का वादा किया है, so this is the price at which the participants in a future contract agree to transact on the date of settlement. ये वो प्राइस होता है, this is the price, अब बीच वाली लाइन हम निकाल देंगे, this is the price at which the participants agree to transact on the date of settlement. अब समझ में आया? हमने वो वर्ड निकाल दिया बीच में से, कौन सा वर्ड निकाल दिया? this futures contract वर्ड निकाल दो। अब इस लाइन को पढ़ो, है? बताता हूँ क्या करना है। this is the price at which the participants इन और ए को भी आप थोड़ी देर के लिए कट करो। So this is the price at which the participants agree to transact on the date of settlement. Okay? जब जाके सेटलमेंट होगी उसके लिए प्राइस तय कर लिया है कि डेट ऑफ सेटलमेंट पे किस प्राइस पर हमें ट्रांजैक्शन करनी है। और डेट ऑफ सेटलमेंट 4 महीने बाद का हो सकता है, 3 महीने का बाद हो सकता है, 2 महीने के बाद हो सकता है, 1 महीने के बाद हो सकता है।
दैट वुड बी द डेट ऑफ सेटलमेंट। किस कीमत पे सेटलमेंट होनी है वो तब आज निर्धारित हो गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यही आगे MCX रेटिंग कहलाएगा, MCX प्राइसिंग हो जाएगी इसे MCX, क्योंकि आगे जाके हम ये वर्ड यूज़ करने वाले थे तो मैंने पहले आपको सारा समझा दिया। अब आगे बढ़े तो 2 टाइप्स ऑफ प्राइसेस आर देयर। नेक्स्ट, अब भारत में गोल्ड प्राइसिंग कैसे काम करती है, द गोल्ड प्राइसिंग इन इंडिया। ध्यान से समझो, बहुत सुंदर फ्लो चार्ट है इसका और पूरा सीक्वेंस है, पानी की तरह क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले भारत में गोल्ड किसके पास आता है, ये पहला क्वेश्चन है। तो गोल्ड आता है बैंक्स के पास, बैंकों के पास। फर्स्ट एलिमेंट, बैंकों से गोल्ड कहाँ जाता है, बैंक से गोल्ड जाता है डीलर्स के पास। मोटे मोटे 10 बड़े डीलर आप मान लीजिए, इनके पास चला गया। डीलर्स को फ़ोन कौन करता है फिर, डीलर को फ़ोन करती है एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कौन है, IBJA, द इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, IBJA। IBJA डीलर्स के साथ बातचीत करती है और उसके बाद जो कीमत तय होती है, IBJA देश भर के लिए वो कीमत जारी कर देती है, इंडिया के लिए वो कीमत इशू कर देती है। लेकिन फिर भी इंडिया में ये पॉसिबिलिटी है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग कीमतें हो जाती हैं, उसके फैक्टर भी आपको समझाएंगे। ये भी एक MCQ की स्टेटमेंट है कि क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमतें पॉसिबल हैं गोल्ड की, पॉसिबल है, होती हैं, तो हल्का स्लाइट वेरिएशन देखने को मिल जाता है। लेकिन बाय एंड लार्ज देश भर में एक कीमत चल रही होती है, IBJA के द्वारा कम्युनिकेटेड होती है। IBJA उस कीमत तक कैसे पहुंचा होता है, बाय हैविंग डील विद द डीलर्स। डीलर्स कीमत तक कैसे पहुंचे होते हैं, बाय हैविंग डील विद द बैंक्स and with other factors. Now we will discuss that. Okay, start. So gold pricing in India. First, international prices do have a bearing on gold rates in India. तो सबसे पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का भारत में सोने की जो कीमत है उस पर असर तो होता है, लेकिन वहीं स्टेटमेंट में बदलने भी जा रहा हूँ। आप रीज़न, असर्शन और उन चीज़ों में फंसिएगा मत, क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें ये दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल कीमतों का भारतीय सोने की कीमत पर असर तो पड़ता है, लेकिन दो द रेट्स माइट नॉट बी द एग्जैक्ट सेम एज दे आर इंटरनेशनली, बट इस तरह ऐसा नहीं है कि जो रेट इंटरनेशनली होंगे एग्जैक्ट इंडिया में भी वही रेट होगा। तो क्या भारत में सोने की जो कीमत होती है उस पर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर पड़ता है, पड़ता है। तो क्या जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं एग्जैक्ट वही कीमतें भारत में भी होती हैं, नहीं, कीमतों में अंतर होता है। ओके, अब वो अंतर क्यों होता है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का भारतीय कीमत पर प्रभाव कैसे पड़ता है समझाता हूँ, समझो। फिर से रीड करता हूँ। गोल्ड प्राइसिंग इन इंडिया में, इंटरनेशनल प्राइसेस डू हैव अ बियरिंग ऑन गोल्ड रेट्स इन इंडिया, दो द रेट्स माइट नॉट बी द एग्जैक्ट सेम एज दे आर इंटरनेशनली। गोल्ड इन इंडिया इज प्राइमरीली इम्पोर्टेड बाय बैंक्स एट एन इंटरनेशनली डिटरमिन्ड रेट्स। जो इंटरनेशनली रेट्स डिटरमिन्ड हो रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें निर्धारित हुई हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर उन कीमतों पे भारत के बैंक गोल्ड इंपोर्ट कराते हैं। ओके, इंडियन बैंक्स गोल्ड इंपोर्ट कराते हैं किन कीमतों पे, अभी तो गोल्ड भारत के अंदर आना है ना, तो वो किन कीमतों पे आएगा, जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कहाँ तय होती हैं, हमने कहाँ पढ़ा था, लंदन। लंदन क्या, लंदन बुलियन, वेरी गुड, लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन 10:30 और 3 बजे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कीमतें तय हुई हैं उन कीमतों पर हमारे बैंक्स गोल्ड आयात करते हैं, गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, और पेमेंट किस करेंसी में देते हैं, डॉलर्स, डॉलर्स में पे कर देते हैं। ओके, सो डिनोमिनेशन क्या है, डॉलर्स। डन हो गई इतनी बात, चलो गुड। सो द इंडियन कहाँ चला गया, हाँ, गोल्ड इन इंडिया इज प्राइमरीली इम्पोर्टेड बाय बैंक्स एट एन इंटरनेशनली डिटरमिन्ड रेट्स। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, बैंक्स सप्लाई दिस गोल्ड टू डीलर्स
आफ्टर एडिंग देयर फी टू इट, बैंक्स अपनी फ़ीस ऐड करके, जो उनकी फ़ीस उनका खर्चा आया होता है, गोल्ड मंगाया, हैंडल किया, गोल्ड उन तक पहुंचा, आगे उन्होंने भी गोल्ड कहना है लेकर के जाओ, सारी फ़ीस जो भी बनती है सारा ऐड करके डीलर्स को वो गोल्ड दे देते हैं। ओके, सो बैंक्स सप्लाई दिस गोल्ड टू डीलर्स आफ्टर एडिंग देयर फी टू इट। तो बैंक की फ़ीस ऐड हो गई है गोल्ड में, रेट्स में वेरिएशन आनी शुरू हो गई। ओके, आगे द इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन then gets into the act of determining prices by speaking to the 10 biggest gold dealers in the country। अब IBJA एक्शन में आती है और वो गोल्ड के प्राइजेस निर्धारित करती है, डिटरमिन करती है। कैसे? अब वो 10 बड़े डीलर से बात करेगी जिनके पास बैंक से गोल्ड चला गया है। क्या होगा आगे? These dealers give their respective buy and sell quotes डिपेंडिंग ऑन द रेट एट विच दे परचेज्ड गोल्ड। अब ये सभी डीलर्स IBJA को अपना खरीदने और बेचने वाला रेट कोट कर देंगे, कोटेशंस दे देंगे। तो इंडियन बुलियन ज्वेलर एसोसिएशन के पास उन 10 बड़े डीलर जिनके पास सोना है तमाम सारा, उनका रेट आ जाएगा कि हम आज इस कीमत पे सोना खरीदेंगे और इस कीमत पर बेचेंगे। ये रेट वो किस आधार पर दे पाएंगे? डीलर्स ने ये रेट IBJA को किस बेस पे दिया? डीलर इसमें ये सब ऐड करेंगे। क्या क्या ऐड करेंगे सुनो। डीलर्स जनरली अराइव एट देयर बाय एंड सेल रेट्स बाय टेकिंग द इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ गोल्ड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गोल्ड की कीमत थी उसे कंसिडर करेंगे, क्योंकि इन्हें बैंकों से गोल्ड उसी कीमत पे मिला जो कीमत इंटरनेशनली डिटरमिन्ड थी, है ना। बैंक ने इंटरनेशनली डिटरमिन्ड कीमतों पर गोल्ड इंपोर्ट कराया और अपनी फ़ीस ऐड करके आगे वो गोल्ड इनको दिया डीलर्स को। तो ऐसे में डीलर्स जब अपना खरीदने और बेचने का सोने का रेट तय करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की क्या कीमत है, पहला उस फैक्टर को कंसिडर करेंगे। फर्स्ट। सेकंड एस्पेक्ट किधर चला गया? हाँ, डीलर्स जनरली arrive at this buy and sell rates by taking the international cost of gold and adjusting it or multiplying it to the exchange value of the rupee। अब उस कीमत को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमत चल रही है, इंटरनेशनली डिटरमिन्ड रेट जो है गोल्ड का, वो एक बात है। जैसे इंटरनेशनली डिटरमिन्ड रेट हो गया गोल्ड का $2000 सपोज, तो वो $2000 रेट हो गया डॉलर। लेकिन कल से आज, आज से कल और कल के बाद उसके बाद कल हमारी करेंसी डॉलर नहीं है ना, हमारी करेंसी तो रुपी है ना। हमें सिर्फ गोल्ड ही नहीं लेना है ना, हमें गोल्ड लेने के लिए डॉलर भी लेना है। हमें एक समय में 2 चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। सोना खरीद नहीं रहे कल्ला, सोना खरीदने के लिए डॉलर भी खरीदना पड़ रहा है। तो हम डॉलर के लिए कितनी कीमत कल दे रहे थे और कितनी कीमत आज दे रहे हैं, ये भी तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कंसिडर करने के लिए कि सोना बेचने और सोना खरीदने की कीमत कितनी होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो सपोज कीजिए कि पिछले दिन रुपया कमज़ोर था, डॉलर मजबूत था, तो ज़्यादा रुपए खर्च करके कम डॉलर मिल रहे थे। सोने का रेट $2000 ये सपोज, लेकिन पिछले दिन डॉलर 80 रुपीज़ था और आज डॉलर 90 रुपीज़ है सपोज। तो पिछले दिन के मुकाबले आज ज़्यादा इंडियन रुपीज़ खर्च के उतने ही डॉलर मिले जितने डॉलर पिछले दिन कम रुपए में मिल रहे थे। तो आज उनकी जेब ज़्यादा ढीली हुई ना, वही $2000 लेने के लिए, और फिर उस $2000 से उन्होंने वो अमाउंट ऑफ गोल्ड लिया जितना मिलता है। तो ऐसे में इंडियन रुपी की डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में क्या वैल्यू है, ये फैक्टर भी तो कंसिडर होता है सोने की कीमत निर्धारित करने में। आई बात समझ में? ओके, तो ये भी एक फैक्टर है महंगाई का। यही है महंगाई का फैक्टर कि जब भारतीय रुपया कमज़ोर होता है, इंडियन करेंसी कमज़ोर होती है, तो डॉलर महंगा पड़ता है हमें। और डॉलर महंगा पड़ने का मतलब
हमें ज़्यादा रुपए अपनी जेब से ढीले करने पड़ते हैं सेम अमाउंट ऑफ डॉलर्स के लिए, जो अमाउंट ऑफ डॉलर्स हमें पहले कम रुपए में मिल जा रहे थे। और ऐसे में हमारे लिए तो वो सोना महंगा हो गया ना, यानी कि उस डीलर के लिए तो सोना महंगा ही हुआ ना, तो वो उस अपने ज़्यादा रुपए खर्च कर रहा है ना पहले के मुकाबले, तो वो उस चीज़ को कंसिडर करके सोने की कीमतों को निर्धारित करेगा कि उसका बाय और सेल रेट क्या रहने वाला है। ओके, सो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि करेंसी की वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस रेट पे सोना बैंकों ने लिया वो रेट इम्पॉर्टेंट है डीलर्स के लिए सोने का रेट तय करने के लिए। 2 फैक्टर हो गए। अगला फैक्टर, डीलर्स एडजस्टिंग इट टू द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द रुपी एंड एडिंग एनी इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस सच एज वैट। अब इसमें डीलर इम्पोर्ट ड्यूटी भी ऐड करेंगे। तो मान लीजिए बैंक्स ने गोल्ड इंपोर्ट कराया है, तो बैंक्स इंपोर्टर हुए यहाँ पे, तो बैंक्स ने वो इंपोर्ट ड्यूटी पे की होगी। बैंक्स उस इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन किस पे डाल देंगे? अगले सेट ऑफ कंज्यूमर पे, और वो कौन है? द डीलर। बैंक्स उस इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन किस पे डालते हैं? चलो इसको समझने के लिए ऐसा समझो, जो मैन्युफैक्चरर है किसी चीज़ का, उसने पीछे से जो भी सामान लिया उसने जीएसटी पे किया, वो जीएसटी का बर्डन उस पर किस पे ट्रांसफ़र किया? एंड कंज्यूमर पे। आपको जीएसटी लगी ना, आपको देनी पड़ी ना, तो आपने जो चीज़ खरीदी वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है ना, आपने उस पर जीएसटी भी पे किया ना। ऐसे ही डीलर अगर बैंकों से ही ले रहा है वो, तो बैंकों ने गोल्ड अगर मंगाया विदेश से, तो बैंक्स को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी ना। तो इंपोर्ट ड्यूटी की कॉस्ट बैंक किस पे लाद देंगे? किस पे डाल देंगे? डीलर पे ही डाल देंगे ना। तो डीलर इंपोर्ट ड्यूटी की कॉस्ट को, इंटरनेशनली डिटरमिन्ड जो रेट्स हैं डॉलर के गोल्ड के, उसको, इंडियन करेंसी यानी कि डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, उस फैक्टर को, इन 3 चीज़ों को। और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू एडेड टैक्स लगा हुआ है, एनी टाइप ऑफ वैट, ये वैट इज़ देयर, और अब वैट नहीं है, पहले वैट था फिर मॉड वैट आया और अब जीएसटी है। इफ़ एनी टाइप ऑफ जीएसटी और समथिंग इज़ देयर, इन सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करेगा डीलर। इन फैक्टर्स को कंसिडर करके वो कोट करेगा किसको? IBJA को, कि मेरा सोना खरीदने का, सोना बेचने का ये कोट है। IBJA ऐसे 10 डीलरों से ये कोट मंगा लेगा और उसके बेसिस पे IBJA एवरेज निकालेगा। तो 10 डीलरों का सोना खरीदने का रेट आ गया, 10 बड़े डीलरों का सोना बेचने का रेट आ गया। सोना खरीदने के रेट का एवरेज फिगर निकाल लो, सोना बेचने के रेट का एक एवरेज फिगर निकाल लो। ये एवरेज फिगर निकल गया। ये एवरेज फिगर को एक तरह से रेट बना करके इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी जाएगी कि दीज आर द रेट्स। तो वो लाइनों पे मैं दोबारा आता हूँ, सुनो। These dealers give their respective buy and sell codes depending on the rate at which they purchase the gold. IBJA, that is Indian Bullion Jeweller Association, then takes the average of these buy and sell codes and determines the gold rate for a particular day based on this average. This average rate is adjusted for local taxes as well. अब आ गई आपके इलाके के सराफा बाजार, आपकी बुलियन एसोसिएशन, लुधियाना की, जलंधर की, अमृतसर की, सबकी अपनी अपनी। अब IBJA द्वारा डिक्लेयर्ड रेट के मुताबिक गोल्ड आप तक आ गया लेकिन यहाँ पर देयर कुड बी सम सॉर्ट ऑफ लोकल टैक्सेस। लुधियाना के अपने हो सकते हैं, जलंधर के अपने हो सकते हैं, तो उन लोकल टैक्सेस को भी अब कीमत में एडजस्ट करना होगा, खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत में। और वो कीमत के बाद फाइनली लोकल रेट निकल के आएगा जो ग्राहक पे पड़ता है। तो गोल्ड के कारोबारियों से पूछना, हो सकता है 19-21 का रेट का फ़र्क हो गोल्ड का लुधियाना में और जलंधर में, या हो सकता है जलंधर और अमृतसर में भी फ़र्क हो, या ऐसा हो सकता है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और जो जलंधर है वो बीइंग अ सिटी ऑफ द पंजाब स्टेट, वो यूनियन टेरिटरी नहीं। हो सकता है चंडीगढ़ में सोने का रेट और जलंधर में सोने के रेट का अंतर हो। वो रेट का अंतर मोटा मोटा देखना कहाँ आके पड़ रहा है, टैक्सेस के लेवल पे पड़ रहा है, वो फ़र्क वहाँ पड़ रहा है। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा भी देश भर के अलग अलग इलाकों में सोने के रेट की कीमतों में फ़र्क आता है। अब वो फ़र्क कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ
किसी भी कमोडिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, द फ्रेट कॉस्ट, माल भाड़ा। अब ऐसे में गोल्ड हाथों में आना ज़रूरी है, तो गोल्ड आएगा कहाँ? गोल्ड आएगा मेजॉरली जिन मुल्कों से आएगा, लंदन की बुलियन मार्केट में रेट तय हो रहा है, वर्ल्ड लेवल पर जिन जिन मार्केट से गोल्ड आएगा, स्विट्ज़रलैंड से आएगा, यूरोपियन कंट्रीज से, अफ्रीका से आएगा, कहीं से भी आएगा। वेस्ट कोस्ट में, महाराष्ट्र में सपोज कीजिए मुंबई कोस्ट पे गोल्ड आया, माल उतरा सोना, तो सोना वहाँ से उतर करके उसे मुंबई शहर में अगर सराफा बाजारियों के पास जाना है, दुकानदारों के पास जाना है, डीलर के पास जाना है, कितना का सिक्योरिटी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा? बहुत कम, क्योंकि गोल्ड एक प्रीशियस कमोडिटी भी है, तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की कीमत भी अलग है। लेकिन वहाँ से उसे उतर के एकदम सेंटर में आना है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर जैसे कि इलाहाबाद, तो मुंबई से इलाहाबाद आने तक का एक ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है और एक सिक्योरिटी और सेफ्टी कॉस्ट भी है। लोकल टैक्सेस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट, बट द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट विल ऑल्सो इम्पैक्ट। तो हो सकता है मुंबई की कीमतें जलंधर की कीमतों से अलग हों, वहाँ पे एक मेजर रोल जो प्ले करेगा वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे करेगा, सेफ्टी एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करेगा। क्योंकि बल्क कार्गो मुंबई आके उतर रहा है, वहाँ से ट्रक पे इमीडिएटली थोड़ी दूर बाज़ार गए, बुलियन मार्केट, वहाँ भी दुकानदार बैठा है, सामान उतार दिया, 15 मिनट नहीं लगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वहाँ से सामान या तो कंटेनर्स में या एयरप्लेन में जलंधर तक लाना है, क्या इसका खर्चा नहीं देना पड़ेगा? क्या वजन नहीं है सोने का? और दूसरा उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, खबर मिल गई किसी को सोना जा रहा है ट्रक में, तो क्या हालात हो जाएंगे समझ। और वहाँ से यहाँ तक सोने को सेफली आप तक लाना है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेना है उसने कि कम से कम अगर कुछ अभी नभी हो गई मेरे जिम्मे तो ना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी को उसको प्रीमियम दे देना पड़ेगा, तो क्या वो ऐड नहीं करेगा उसको खर्चे में? तो ऐसे तमाम खर्चे जुड़ते हैं। सोना जहाँ से मंगाया गया है, कार्गोज़ में इंश्योरेंस होती है उसकी, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जुड़ा ही होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ द मेन फैक्टर। ओके, ये पे करना पड़ता है सबको, ये कहानी है। इतनी बात समझ में आ गई? दैट्स ऑल। फिर बल्क डिमांड है या कम डिमांड है, ये भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। कई कंज्यूमर्स बहुत बल्क में गोल्ड लेते हैं, तो शॉपकीपर उसे हल्का फुल्का कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, लेकिन कुछ बहुत कम लेते हैं, इस फैक्टर का भी एक फ़र्क पड़ता है। सो बल्क परचेज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिसे हॉलिंग कॉस्ट कहते हैं, द हॉलिंग कॉस्ट, द लोकल टैक्सेस, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द इम्पोर्ट ड्यूटीज़ और द इंटरनेशनली डिटरमिन्ड कीमतें, रेट्स। ये सारी चीज़ें मिलकर के आपके एक दिन के सोने का रेट तय होता है, जो IBJA दिन में 2 बार बताता है। IBJA के द्वारा ये 2 बार आता है दिन में। क्यों? IBJA को डीलरों से 2 बार आता है। क्यों? डीलरों को बैंकों से 2 बार आता है। क्यों? बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 2 बार आता है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार कौन सा है? लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, वहाँ से 2 बार कम्युनिकेट होता है। तो लास्ट माइल पे लास्ट पर्सन तक ये 2 बार जाता है। इस तरह से सारा दिन के दौरान एक वेरिएशन सी रेट में दिखती रहती है। शहर से शहर की वेरिएशन भी दिखती रहती है, स्टेट से स्टेट की वेरिएशन भी दिखती रहती है। कोस्ट से आपके स्टेट की दूरी मैटर कर सकती है, आपके स्टेट की जो अलग अलग टैक्स पॉलिसीज़ हैं वो मैटर कर सकती हैं, और ओवरऑल देश में GST कितना लग रहा है गोल्ड पे वो मैटर कर सकता है, और ओवरऑल फ़िलहाल सरकार की गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी है वो मैटर कर सकता है। ये सारी चीज़ें तय करती हैं फाइनल जो आपकी जेब में सोना जाता है उसकी कीमत को तय करने में। मोटा मोटा ये रोज़ के लेवल पर कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं ये मैंने बताया। गोल्ड प्राइजेस क्यों हाइक हो रहे हैं वो फैक्टर भी बताने, वाई द प्राइजेस आर राइजिंग वो तो बताने, कीमत कैसे निर्धारित होती है वो बताया है। इतना मोटा मोटा समझ आया? कौन कौन सी बंदे, कौन कौन सी बॉडीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या काम चल रहा है। डन। अब आगे बढ़े, उन फैक्टर्स को देखें जिनके बेसिस पर कीमतें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, बाय एंड लार्ज, इंटरनेशनली एंड एवरीवेयर। अब उन फैक्टर्स को लिखेंगे और देखेंगे, ठीक है। देखिए फैक्टर्स में जो ये फैक्टर है, दिस इज़ द इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस बाय द फेड। फेड का मतलब है अमेरिकन फेडरल बैंक,
या अमेरिकन फेड, ये फैक्टर हम समझ चुके हैं डॉविश हॉकिश वर्सेस डॉविश स्टांस जब हमने समझा था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने और कम होने के क्या इम्पैक्ट आते हैं गोल्ड प्राइसेस पे। इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ये हमने पार्ट 1 द हॉकिश वर्सेस डॉविश स्टांस ऑफ द बैंक्स में कवर कर लिया। अब हम इसके अलावा बाकी के फैक्टर्स को समझते हैं। तो यहाँ पर ये फैक्टर है फॉल इन डॉलर इंडेक्स, ये एक फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस को की वेरिएशन के लिए। कैसे ये इम्पैक्ट करता है समझो। देखो हम सब जानते हैं कि जो गोल्ड है उसका प्राइस लंदन बुलियन एसोसिएशन में तय होता है, मतलब लंदन के बाज़ार में तय होता है, और हमने ये देखा था कि गोल्ड का प्राइस डॉलर्स में तय होता है। तो इसका मतलब डॉलर्स में आई हुई वेरिएशंस गोल्ड को इम्पैक्ट करेंगी, डॉलर में आई हुई वेरिएशंस गोल्ड को इम्पैक्ट करेंगी। कैसे इम्पैक्ट करती हैं सपोज़ करो। अब हम बात करते हैं दो करेंसीज़ की, एक इंडियन रुपी की बात करते हैं और एक यूएस डॉलर्स की बात करते हैं। सपोज़ करो कि यूएस डॉलर्स के मुकाबले इंडियन रुपी कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर हो गया, मतलब पहले 80 रुपीज़ देते थे तो एक यूएस डॉलर मिल जाता था, ओके, एक यूएस डॉलर मिलता था 80 रुपीज़ दे के। लेकिन अब 85 रुपीज़ देते हैं तब जाके एक डॉलर मिलता है। मतलब डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी 80 से 85 देना पड़ता है, मतलब इंडियन रुपीज़ कमज़ोर हुआ है, मतलब डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। तो अदर करेंसीज़ के मुकाबले डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुआ है। इतनी बात क्लियर? इस पे कोई डाउट किसी को? पहले एक डॉलर 80 रुपये का था, अब एक डॉलर 85 रुपये का है। तो इसका मतलब पहले बाज़ार में एक डॉलर लेके जाते थे तो इंडिया में 80 रुपीज़ मिल जाते थे, अब बाज़ार में एक डॉलर लेके जाते हैं इंडिया में 85 रुपीज़ मिल जाते हैं। इसका मतलब डॉलर मजबूत हुआ है, हमारी करेंसी उसके सामने कमज़ोर हुई है। डॉलर मजबूत हुआ है, हमारी करेंसी कमज़ोर हुई है। किसी को इस बात पे डाउट तो नहीं? इतनी बात क्लियर हो गई? इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? डॉलर यहाँ पे स्ट्रेंथन हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हुआ है, या अलग अलग वर्ड बताता हूँ ताकि आपको कभी कुछ प्रॉब्लम ना आए। एप्रिशिएट हुआ है, तो डॉलर में एप्रिसिएशन हुई है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा गोल्ड के रेट पे इंडिया में, या वर्ल्ड की कोई भी अदर करेंसीज़ के मुकाबले डॉलर मजबूत हुआ हो तो उन कंट्रीज़ में गोल्ड के रेट पे क्या असर पड़ेगा, या ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही गोल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो वर्ल्ड वाइड ही गोल्ड के रेट पर, गोल्ड के लिए डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो गोल्ड के रेट पर क्या असर पड़ेगा, वो जिक्र करते हैं हम। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, पहले आप 80 रुपीज़ देते थे तो एक डॉलर मिल जाता था, अब आप 85 रुपीज़ देते हैं तो एक डॉलर मिलता है। मतलब आपको पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं सेम डॉलर लेने के लिए। तो इसका मतलब आपकी करेंसी के लिए डॉलर महंगा हो गया, तो आपकी करेंसी के लिए डॉलर पहले से डियरर है या कॉस्टली हो गया। क्लियर? तो मतलब आपके लिए डॉलर महंगा है, इन्फ्लेशन एक तरह से आप इसे देखिए कि डॉलर इज़ कॉस्टली। तो ऐसे में आपकी पॉकेट में जो पैसा है, अर्निंग्स हैं, वो तो उतनी ही है। सपोज़ करो कि आपके पास 800 रुपीज़ थे, आपके पास 800 रुपीज़ थे, तो पहले 800 रुपीज़ खर्च करके कितने डॉलर्स आ जाते थे? 10 डॉलर्स। अब 10 डॉलर्स लेने के लिए सपोज़ करो अब डॉलर 90 रुपीज़ का है 80 के मुकाबले, तो अब 10 डॉलर्स लेने के लिए कितने रुपीज़ चाहिए? 900। बट आपके पास तो 800 रुपीज़ ही हैं, तो 800 रुपीज़ है तो कितने डॉलर्स आएंगे? अब 80 रुपये से डॉलर बढ़ के 90 रुपये हो गया है, तो अब कितने डॉलर आएंगे? डेफिनेटली पहले 10 डॉलर्स आ जाते थे, अब उतने नहीं आएंगे, 9 डॉलर के अराउंड डॉलर्स आएंगे आपके पास। तो सेम अमाउंट से पहले आप 10 डॉलर्स फेच करते थे
जब डॉलर 80 रुपीज़ का था, लेकिन उसी सेम इंडियन करेंसी से अब आपकी जेब में कहीं ना कहीं $9 आ रहे हैं। पहले से डॉलर कम ले पा रहे हो आप सेम करेंसी से, क्योंकि आपकी करेंसी कमज़ोर हुई, डॉलर मजबूत हुआ। इसका मतलब अब आपकी जेब में 10 नहीं $9 है। इसका मतलब अब आपकी जेब में कम डॉलर्स हैं, और डॉलर्स में ही ट्रेड होता है गोल्ड का, डॉलर्स में ही व्यापार होता है गोल्ड का। वर्ल्ड वाइड जितना भी ट्रेड है वो गोल्ड का डॉलर्स में ही होता है, और आपकी करेंसी अब डॉलर्स के मुकाबले कमज़ोर है, तो आपकी जेब में अब पहले के मुकाबले कम डॉलर्स हैं, तो ऐसे में आप कम गोल्ड की डिमांड करोगे, आप कम गोल्ड की डिमांड करोगे, क्योंकि गोल्ड आपको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया है, डॉलर एप्रिशिएट हो गया है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, डॉलर स्ट्रेंथन हो गया है, और आपकी जेब में सेम अमाउंट ऑफ इंडियन रुपीज़ के मुकाबले कम डॉलर्स आ रहे हैं, और इसकी वजह से अब आप कम ही गोल्ड ले पाएंगे, और कम ही गोल्ड लेने की आगे इच्छा भी होगी, क्योंकि फ़िलहाल आपकी करेंसी में उतनी ताकत नहीं है कि वो ज़्यादा डॉलर फैच कर सके। इस वजह से डॉलर की डिमांड कम जाएगी, गोल्ड की डिमांड कम जाएगी। इस वजह से गोल्ड इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, जब आप धीरे धीरे उसकी डिमांड कम होने लगेगी तो गोल्ड सस्ता होने लगेगा, क्योंकि जब डिमांड कम हो जाएगी किसी चीज़ की तो सप्लाई से डिमांड मैच होती है ना। जब डिमांड फॉल करेगी किसी चीज़ की, ये फॉल हो गई, तो हम ऐसा कहते हैं ना कि सप्लाई के मुकाबले फिर बैलेंस आने लगेगा। तो किसी चीज़ की मांग कम हो गई तो धीरे धीरे फिर उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो भी फॉल करती है। ओके, लेकिन अब इसका बिल्कुल कॉन्वर्स अप्लाई करो, इसका बिल्कुल उल्टा। उल्टा क्या होगा? सपोज़ करो कि डॉलर के मुकाबले रुपी मजबूत हो गया, रुपी एप्रिशिएट हो गया, और डॉलर कमज़ोर हुआ है यहाँ पे, तो अदर करेंसीज वर्ल्ड की स्ट्रेंथन हो गई, लेकिन डॉलर जो है वो वीक हो गया, वीकन, ओके, कमज़ोर है, वीक है, डेप्रिशिएट हो गया, और अदर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड वो स्ट्रांग हो गई, एप्रिशिएट हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। जैसे कि इंडियन रुपी महंगा हो गया, पहले 90 रुपीज़ खर्च के $1 आता था, अब 80 रुपीज़ खर्च करके ही $1 आ जाता है। इंडियन करेंसी मजबूत हो गई ना, कम रुपए खर्च के पहले के मुकाबले अब ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं। कैसे? पहले 800 रुपये जेब में होते थे तो सिर्फ 9 ही डॉलर जेब में आते थे, अब क्योंकि डॉलर 90 रुपये का था, अब डॉलर 80 रुपये का हो गया है, कमज़ोर हो गया है, इंडियन रुपी मजबूत हो गया है, तो अब 800 रुपये खर्च के जेब में $10 आ जाते हैं, और गोल्ड का रेट डॉलर्स में तय होता है। तो अब ऐसे में ज़्यादा डॉलर्स जेब में आ रहे हैं सेम अमाउंट ही खर्च करके, मतलब आपकी करेंसी मजबूत हुई है, डॉलर कमज़ोर हुआ है। इसका मतलब अब आप ज़्यादा गोल्ड ख़रीदना चाहोगे, क्योंकि अब आपकी ज़्यादा कैपेसिटी है गोल्ड ख़रीदने की। इसका मतलब डिमांड अप होगी, और जब डिमांड अप होती है तो हम ये मानते हैं कि प्राइस भी अप होंगे, प्राइस भी अप होंगे। ओके, तो हमने इससे ये ड्रॉ किए कंक्लूजन कि जब भी डॉलर अदर करेंसीज़ के मुकाबले एप्रिशिएट होता है तो उस समय में जो गोल्ड है उसका जो प्राइस है वो डाउन जाता है, और जब भी डॉलर अदर करेंसी के मुकाबले डाउन होता है, डेप्रिशिएट होता है, वीक होता है, तो गोल्ड का जो प्राइस है वो अप जाता है। हमने यही ड्रॉ किया ना अभी, क्योंकि जब डॉलर कमज़ोर होता है तो अदर करेंसीज़ की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है डॉलर के मुकाबले, इसलिए डिमांड फॉल करती है, डिमांड फॉल कर जाती है अदर करेंसी होल्डर्स, यहाँ पे इंडियन करेंसी होल्डर्स। और जब भी डॉलर जब भी डॉलर कमज़ोर होता है अदर करेंसीज स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, उससे डिमांड
डिमांड अप हो जाती है, डिमांड अप्रिशिएट करने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इस वजह से ये हमने सारा सिस्टम यहाँ पर ऑब्जर्व किया। क्लियर हुआ? इस वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़ने लगते हैं। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड गिरने से प्राइस गिरते हैं। डिमांड क्यों गिरती है? क्योंकि गोल्ड मजबूत होता है अदर करेंसीज़ के मुकाबले। और डिमांड क्यों बढ़ती है? क्योंकि गोल्ड कमज़ोर हो जाता है अदर करेंसीज़ के मुकाबले। तो डिमांड जब भी स्ट्रांग होगी, किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो गोल्ड भी एक कमोडिटी है, उसके प्राइसेस बढ़ते हैं। डिमांड जब भी गिरेगी तो किसी भी चीज़ की कीमतें गिरती हैं, और गोल्ड भी एक कमोडिटी है तो गोल्ड की भी कीमतें गिरती हैं। ओके। और अभी रिसेंटली हुआ क्या? रिसेंटली हुआ ये कि लंबे समय से जो फेडरल बैंक है अमेरिका का, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स को हाई बनाया हुआ था। हायर इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे, हाई इंटरेस्ट रेट रिजिम था, हॉकिश रिजिम, हॉकिश स्टांस था बैंक का। लेकिन पिछले कुछ समय से और आगे भी एक्सपेक्टेड है कंटिन्यूसली कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो डाउन आएंगे, लो हो जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का टेंशन अब कम हो गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस आ चुका है। तो ऐसे में जब इंटरेस्ट रेट्स लो होंगे, मतलब डॉविश स्टांस होगा, तो क्या होगा? जब इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा तो ऐसे में मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब मार्केट में पैसे का फ़्लो जो है वो बढ़ेगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स ज़्यादा लोन ले पाएंगे, सस्ता हो गया ना लोन। सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सब अपने, उनके पास कैपिटल बढ़ जाएगा, पूंजी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक से लोन सस्ता मिलने लगा, तो लोगों की जेब में, हाथ में पैसा आएगा। ऐसे में वो इन्वेस्ट करेंगे तो आगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, जॉब क्रिएशन, रॉ मटेरियल्स बिकेगा, दुकानदारों को कमाई होगी, उन सब की जेबों में भी पैसा आएगा, वो भी उस पैसे को खर्चेंगे, तो लिक्विडिटी विल इंक्रीज़। तो ऐसे में अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे तो मार्केट में डॉलर्स का फ्लो इंक्रीज़ होगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो डॉलर बढ़ेंगे ना बाज़ार में। डॉलर जो खींच लिया था वो डॉलर फिर छोड़ दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका ने और दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपनी अपनी करेंसी खींची थी बाज़ार से, लिक्विडिटी रिड्यूस कर दी थी ना, बाज़ार में फ़्लो करता हुआ पैसा कम हो गया था ना, द मनी विच इज़ एक्सचेंजिंग द हैंड्स रिड्यूस हो गई थी ना। और धीरे धीरे अब इंटरेस्ट रेट कम करके वो फिर से चाहेंगे कि पैसा निवेश हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिले और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो फिर से पैसा आ जाएगा ना। तो इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट किया, कम किया, इससे लो करने से लिक्विडिटी बढ़ी, पैसे का फ़्लो बढ़ा, माने डॉलर्स का फ़्लो इंक्रीज़ हुआ, तो डॉलर्स की सप्लाई बढ़ी। तो जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है डिमांड के मुकाबले, अब सप्लाई बढ़ रही है, तो उस चीज़ की कीमत गिरती है ना, तो डॉलर सस्ता हो गया ना, डॉलर बाज़ार में बहेगा तो डॉलर की कीमतें कम हो जाएंगी, तो अदर करेंसीज़ के मुकाबले डॉलर वीक होगा। तो क्योंकि ये क्लियर हुआ वर्ल्ड वाइड सभी इन्वेस्टर्स को, सभी को ये पता चला कि अब तक जो अमेरिका के फेडरल बैंक्स ने हाई इंटरेस्ट रेट रिजिम फॉलो किया हुआ था, जिसकी वजह से उन लोगों को ये दिखता था कि ग्लोबली जो शेयर मार्केट्स हैं वो अनसर्टेन है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सभी सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, सभी सेंट्रल बैंक्स ने हायर इंटरेस्ट रेट रिजिम फॉलो किए हुए हैं। और इन हायर इंटरेस्ट रेट रिजिम्स के कारण वर्ल्ड वाइड ही मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई हुई है और वर्ल्ड वाइड ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं। तो वर्ल्ड वाइड ही जो कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनकी अर्निंग्स, उनकी इनकम्स पे इम्पैक्ट आया हुआ है और उनकी परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्निंग एंड प्रॉफिट से तो उस कंट्री की शेयर मार्केट के इंडेक्स में परफॉर्मेंस ही रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड ही अभी शेयर मार्केट्स में पैसा लगाना रिस्की है, क्योंकि इज़राइल और फ़लस्तीन की वॉर शुरू हो गई है, हमास, उसके पहले रशिया और यूक्रेन की चल रही थी। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स भी अभी स्टेबल नहीं है ग्लोबली, इसीलिए इन्फ्लेशंस बढ़ी हुई हैं और उसकी वजह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने हायर इंटरेस्ट रेट्स लगाए हुए हैं। इसकी वजह से दुनिया भर में निवेश नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया भर में उतना ब्राइट फ्यूचर अभी नहीं दिख रहा था शेयर मार्केट में रिटर्न्स को लेकर के, क्योंकि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस अंडरमाइन थी। क्योंकि कंपनीज़ को परफॉर्म करने के लिए एक्सपेंशन करना पड़ता है, कंपनीज़ को परफॉर्म करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना होता है, लगातार इनोवेट करना होता है, और पैसा मार्केट में होगा तो ही उनको मिलेगा। और पैसा महंगा हो गया था क्योंकि दुनिया के सभी बैंक्स ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, ये था। तो वर्ल्ड वाइड फिर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने देखा था कि ये चीज़ शेयर मार्केट वाइज अगर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, कि हमारे पास तो पैसा है, हमें इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में नहीं सही, तो बेटर रिटर्न्स कहाँ से प्रॉमिस हो रहे हैं? दुनिया की सबसे सेफ़ इकॉनमी अमेरिका, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिका ने भी बढ़ाए। तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सिर्फ लोन का तो नहीं बढ़ेगा, सिंपल आप इसे मानिए, जो एफडी होगी, फिक्स डिपॉजिट्स, या जिन्हें आप टर्म डिपॉजिट्स कहते हैं, या जिन्हें आप सिंपली कहते हैं डिपॉजिट रेट्स, तो डिपॉजिट रेट्स भी तो ज़्यादा मिलेंगे ना। अगर अभी इंडिया में लोन महंगे हुए तो जिन लोगों ने एफडी या आरडी करा रखा है, रेकरेंट डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, उनको इंटरेस्ट रेट भी तो ज़्यादा प्रॉमिस हो रहे थे। तो ऐसे में उन ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने देखा कि अगर वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स कोई ज़्यादा प्रॉमिसिंग रिटर्न्स ऑफ़र नहीं कर पा रहे अभी, ड्यू टू द हाई इंटरेस्ट रेट रेजिम्स, ड्यू टू द इन्फ्लेशन, तो इसको हेज कैसे करें? बेटर थिंग इज़, इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए हायर इंटरेस्ट रेट का। और हायर इंटरेस्ट रेट अगर अमेरिका में है, तो लोन अगर महंगे हैं तो डिपॉजिट रेट्स भी ज़्यादा हैं, तो हम अपना पैसा अमेरिका में डिपॉज़िट करते हैं। और अमेरिका में पैसा आप डिपॉज़िट कर रहे हैं, तो आप अपना पैसा जब अमेरिका ले जा रहे हैं डिपॉज़िट करने के लिए, या तो नेचुरली वो शुरुआत में ही ओरिजिनली अमेरिकन करेंसी में होगा, तो अमेरिकन करेंसी बैंकों में जमा होगी जाके अमेरिका के। और अगर वो अमेरिकन करेंसी में नहीं है, जिस किसी भी करेंसी में, तो आप अमेरिकन करेंसी में कन्वर्ट कराओगे, तो अमेरिकन करेंसी की मांग बहुत बढ़ गई, डिमांड बहुत बढ़ गई। तो ड्यू टू एनी रीज़न अमेरिकन करेंसी की या तो डिमांड बढ़ी, क्योंकि अमेरिका में ही लोगों को पैसा जमा कराना था, दैट ग्लोबल इन्वेस्टर्स, और दूसरा, अगर उनके पास कोई अमेरिकन करेंसी थी भी, उन्होंने अमेरिका में ही जमा करा दी बैंकों में, क्योंकि अच्छे रिटर्न्स ऑफ़र हो रहे थे। ठीक, तो मार्केट से और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से अमेरिकन डॉलर खिंच गया था, और इस वजह से कोई चीज़ जब सप्लाई में डियरर हो जाए तो कॉस्ट में भी डियरर हो जाती है। सप्लाई में जब वो बहुत कम हो जाती है तो डियरर हम कहते हैं, बहुत कम है इसकी सप्लाई, तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं उसकी। तो डॉलर इस वजह से महंगा चल रहा था, क्योंकि मार्केट से स्क्वीज़ हो गया था हायर इंटरेस्ट रेट्स के कारण। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अब जब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा अमेरिकन फेडरल बैंक, जिसे हम अमेरिकन फेडरल रिज़र्व कहते हैं, जब वो कम करेगा तो पहला तो बैंकों से लोन सस्ता मिलेगा ही मिलेगा, डॉलर्स का फ़्लो मार्केट में इस तरह से बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। दूसरा, वो इन्वेस्टर्स जिन्हें अमेरिका बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन नज़र आ रहा था अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ड्यू टू द हायर इंटरेस्ट रेट्स, वो भी अब देखेंगे कि नहीं, अमेरिका में पैसों की वो रिटर्न नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कट कर लिया है, तो वहाँ से भी अब अपना पैसा निकालो। तो वो भी अपना पैसा जब वहाँ से निकालेंगे, तो अगर उन्होंने अपना पैसा डॉलर ख़रीद के डॉलर की फॉर्म में वहाँ रखा था, तो अब वो जिस मुल्क की भी करेंसी से उन्होंने डॉलर ख़रीदा था, वो डॉलर बेच के उस मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे, तो डॉलर का मार्केट में फ़्लो बढ़ेगा।
वो अब डॉलर में पैसा नहीं रखना चाहते, सपोज करो। तो बाय एंड लार्ज इंटरेस्ट रेट कट होने की वजह से डॉलर मार्केट में बढ़ा और इससे डॉलर की सप्लाई आई, और नेचुरली जब सप्लाई बढ़ी तो कीमतें गिरी, डॉलर कमज़ोर हुआ। और जब डॉलर वर्ल्ड वाइड अदर करेंसीज़ के मुकाबले इस तरह से सस्ता हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा, तो अदर करेंसीज़ को क्या नज़र आएगा कि हम मजबूत हो गई हैं, कम पैसे खर्च कर ज़्यादा डॉलर मिलते हैं। तो ऐसे में उन कंट्रीज़ में सोना खरीदना सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कमज़ोर करेंसी से भी आप ज़्यादा सोना खरीद पा रहे हैं क्योंकि डॉलर उस करेंसी के मुकाबले पहले से कमज़ोर हो गया है। आई बात समझ में? इस तरह से गोल्ड की डिमांड और इंक्रीज़ होती है क्योंकि आपकी करेंसीज डॉलर के मुकाबले मजबूत होती हैं और आपको पहले के मुकाबले कम पैसा खर्च के ज़्यादा डॉलर मिल रहे हैं। इस वजह से गोल्ड, क्योंकि डॉलर में डिनोमिनेटेड है गोल्ड की कीमतें, तो गोल्ड की कीमतें इस समय में फिर आपको दिखेंगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि डॉलर सस्ता हुआ है तो हमारी करेंसी महंगी हुई है, सेम अमाउंट ऑफ करेंसी से हम ज़्यादा गोल्ड ले लेंगे, तो गोल्ड की डिमांड बूस्ट करती है। और जब एक बार गोल्ड की डिमांड में बूस्ट आएगा, किसी कमोडिटी की डिमांड में बूस्ट आता दिखता है, उस कमोडिटी की कीमतें भी बूस्ट करेंगी, तो गोल्ड की कीमतें फिर बूस्ट करेंगी क्योंकि डिमांड बहुत हाई हो गई है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, वो इन्वेस्टर्स जो कम इंटरेस्ट रेट ऑफ़र होने की वजह से अमेरिकन डिपॉजिट्स में उतने खुश नहीं हैं और वर्ल्ड वाइड शेयर मार्केट्स रिवाइव होना उन्हें नहीं नज़र आ रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिर सेम ही बनी हुई है और अभी इन्फ्लेशंस भी उतनी कर्ब नहीं हुई हैं, तो अब उन्हें पैसा कहीं लगाना ही है, कहाँ लगाएं? अमेरिका से तो निकाल लिए, कहाँ लगाएं? वो भी तेज़ी से, फिर गोल्ड बेस्ट चीज़ होती है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एज अ हैज, अनसर्टेनिटीज़ के अगेंस्ट एज अ हैज गोल्ड, वो भी तेज़ी से फिर गोल्ड की तरफ आएंगे, तो गोल्ड की डिमांड इस वजह से भी बूस्ट होगी, तो गोल्ड महंगा हो जाएगा। ओके, तो पहला बड़ा फैक्टर जो मैंने यहाँ लिखा था दैट इज़ फॉल इन डॉलर इंडेक्स, जो कि रीसेंट डेज़ में हुआ है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, डॉलर दूसरी करेंसीज़ के मुकाबले कमज़ोर हुआ है। अब जो सारा समझाया है उसे जो 4-5 लाइनों में लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, सारी इमेजिनेशन दिमाग के पीछे बनती है कि नहीं वो बनाना। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया एंड द US डॉलर इंडेक्स इज़ ऑफन इनवर्स। क्लियर हो गया? गोल्ड की कीमतें और US डॉलर ये दोनों इनवर्स हैं। इंडिया में इनवर्स रिलेशन है, मतलब डॉलर हाई तो इनवर्स रिलेशंस, डॉलर हाई तो गोल्ड की कीमतें इंडिया में क्या होंगी? लो, और डॉलर लो तो गोल्ड की कीमतें इंडिया में हाई। वही समझा के हटाऊँ? सो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, वर्ल्ड वाइड ही ऐसा होता है, वो यहाँ इंडिया लिख दिया है, वर्ल्ड वाइड ही होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड द US डॉलर इज़ ऑफन इनवर्स। क्लियर हो गया? गोल्ड की कीमतें और US डॉलर की जो कीमत है उनके बीच का रिलेशन इनवर्स होता है। सारा फिनोमेना समझा दिया। मीनिंग दैट, इसका मीनिंग है व्हेन वन गोज अप, when one goes up, that is dollar, the other tends to go down, the other tends to go down, that is gold. Okay, when one goes up the other tends to go down and vice versa. The dollar index has fallen in recent months. पिछले कुछ महीनों में डॉलर नीचे आया है, डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है। ओके, why does it have an inverse relationship? इनका रिलेशनशिप इनवर्स क्यों है वो समझाया गया है, समझ लीजिए। आंसर, गोल्ड इज़ डिनोमिनेटेड इन US डॉलर ऑन ग्लोबल मार्केट्स। तो लंदन बुलियन मार्केट में गोल्ड की कीमत सुबह 10:30 और दोपहर को 3 बजे निर्धारित होती है, किस करेंसी में? डॉलर। सो गोल्ड इज़ डिनोमिनेटेड इन US डॉलर ऑन ग्लोबल मार्केट्स, देयरफॉर व्हेन द US डॉलर स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट अदर करेंसीज द प्राइस ऑफ गोल्ड टेंड्स टू डिक्रीज। जब US डॉलर मजबूत होता है
व्हेन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट द अदर करेंसीज, तो अदर करेंसीज की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम डॉलर होंगे उनके पास, सेम अमाउंट ऑफ द देयर ओन करेंसी, कम डॉलर होंगे उनके पास, इसलिए गोल्ड की डिमांड कम होने लग जाएगी। तो इसकी वजह से व्हेन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट अदर करेंसीज द प्राइस ऑफ गोल्ड टेंड्स टू डिक्रीज, क्योंकि गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी तो गोल्ड की कीमतें डिक्रीज करेंगी। अब ये लाइन समझ में आई? क्या रटा जा सकता है इन चीज़ों को? सिर्फ ब्लड में सेट किया जा सकता है समझ के, अंडरस्टैंडिंग। और ऐसी ही स्टेटमेंट्स आती हैं सिविल सर्विस में, क्या आएगा, रीसेंट राइज इन गोल्ड प्राइजेज कमेंट, या फिर रीसेंट राइज इन गोल्ड प्राइसेस मार्क द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। और उसमें ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, व्हेन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट अदर करेंसी द प्राइस ऑफ गोल्ड टेंड्स टू डिक्रीज। लिंक ही नहीं बन रहा, और इकोनॉमी के नाम पे सारी इकोनॉमी चाट के बैठे हैं। वैसी इकोनॉमी क्या पढ़ने का फ़ायदा कि जिस इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स हमने इतने अच्छे से सीखे, जिस इकोनॉमी में हमने डॉलर और अदर करेंसीज का रिलेशन इतने अच्छे से सीखा, अगर हम उस नॉलेज को कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के साथ जोड़ के एग्ज़ाम में कन्वर्ट ही नहीं कर रहे हैं अपने आंसर्स में, उस इकोनॉमी पढ़ी का क्या फ़ायदा? कौन पूछ रहा है ऐसे इकोनॉमिस्टों को? समझ में आई बात? सारा यहाँ पे जो बना के हटाऊँ अभी लिंक, सारा उस लाइन में दिख गया ना। सो इनवर्स रिलेशन है, बता दिया। व्हेन द यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स अगेंस्ट अदर करेंसीज द प्राइस ऑफ गोल्ड टेंड्स टू डिक्रीज इन डॉलर टर्म्स। ओके, तो जो गोल्ड का प्राइस है डॉलर टर्म्स में वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिमांड फॉल कर जाएगी। ओके, कन्वर्सली व्हेन द यूएस डॉलर वीकन्स, यूएस डॉलर कमज़ोर हो गया अब, तो अदर करेंसी मजबूत हो गई, तो इसका मतलब अब सेम अमाउंट ऑफ उस करेंसी के ज़्यादा डॉलर मिल रहा है, तो इसका मतलब ज़्यादा गोल्ड खरीदना चाहोगे, इसका मतलब गोल्ड की डिमांड अप जाएगी, इसका मतलब उसकी कीमतें बढ़ेंगी। व्हेन द यूएस कन्वर्सली व्हेन द यूएस डॉलर वीकन्स द प्राइस ऑफ गोल्ड टेंड्स टू इंक्रीज, प्राइस ऑफ गोल्ड टेंड्स टू इंक्रीज इन डॉलर टर्म्स। This relationship is because a stronger dollar makes gold more expensive for holders of other currencies. आई बात समझ में? जब डॉलर स्ट्रांग होगा तो जिन किसी के भी पास अदर देन द डॉलर्स करेंसी है, क्योंकि गोल्ड डॉलर्स में डिनोमिनेटेड है और डॉलर इस समय स्ट्रांग हो गया, तो गोल्ड फिर उन बाकी करेंसी वाले लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, लीडिंग टू द डिक्रीज्ड डिमांड। इससे डिमांड डिक्रीज होगी, किसकी? गोल्ड की। एंड लोअर प्राइजेस, तो डिमांड जब डिक्रीज होगी तो फिर जब किसी चीज़ की डिमांड फॉल करती है तो प्राइजेस भी फॉल करेंगे, एंड लोअर प्राइजेस। वाइल अ वीकर डॉलर मेक्स गोल्ड रिलेटिवली चीपर एंड इंक्रीज डिमांड पुशिंग प्राइजेस हायर। तो जब गोल्ड वीक हो जाएगा, डॉलर वीक हो जाएगा, तो दूसरी करेंसी मजबूत हो जाएगी। इसकी वजह से वो दूसरी करेंसी डिमांड मजबूत होने की वजह से डिमांड को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से प्राइजेस पुश हो जाएंगे हायर साइड की तरफ, और इसकी वजह से फिर गोल्ड महंगा हो जाएगा जब डॉलर कमज़ोर होगा। ओके, ये था ये सारा पैराग्राफ। दोबारा रीड कर दूँ एक फ्लो में अगर चाहिए तो। द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड द यूएस डॉलर इज ऑफन इनवर्स, मीनिंग दैट व्हेन वन गोज अप द अदर टेंड्स टू गो डाउन एंड वाइस वर्सा. द डॉलर इंडेक्स हैज़ फॉलन इन रिसेंट मंथ्स. वाई डज इट हैव एन, और डॉलर इंडेक्स ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने बताया डॉविश स्टांस ऑफ द बैंक एक बड़ा रीज़न, डॉलर कमज़ोर हुआ है. Why does it have an inverse relationship between the dollar and the gold? Answer: gold is denominated in US dollars on global markets. Therefore, when the US dollar strengthens against other currencies, the price of gold tends to decrease in dollar terms. Conversely, when the US dollar weakens, the price of gold tends to increase in dollar terms. This relationship is because a stronger dollar makes gold more expensive
for holders of other currencies, leading to decreased demand and lower prices. While a weaker dollar makes gold relatively cheaper and increases demand, pushing prices to the higher side. Okay? That is the wholesome phenomena of economy. इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट तो नहीं? तो ये एक फैक्टर है गोल्ड प्राइसेस के राइज होने का जनरली भी और इस समय स्पेसिफिकली भी। और अगला तो था इंटरेस्ट रेट कट एक्सपेक्टेशंस बाय द फेड। अब आपको समझ आया मैंने वाई गोल्ड प्राइसेस आर राइजिंग का लेक्चर सीरीज में पार्ट 1 हॉकिश वर्सेस डॉविश स्टांस ही क्यों रखा? लेक्चर कैसे बनाए जाते हैं? लेक्चर एक्सीडेंटली नहीं बनाए जाते। लेक्चर्स का पहले होलसम फ्रेमवर्क बनाया जाता है, फिर उसमें कंटेंट को कहाँ ऑर्गेनाइज करना है वो स्ट्रेटजीज आती हैं, और उस कंटेंट को कितना सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट के लिए ये आता है। सेकेंडली, इतना सिंप्लीफाई होने के बावजूद भी वो अपनी एकेडमिक्स को ना लूज़ करे चीज़, वो अपनी इंटीग्रिटी को ना लूज़ कर जाए और स्टैंडर्डाइजेशन ना लूज़ हो जाए कि जब कहीं से एकेडमिकली कोई बात पूछी जाए हम सिंप्लीफाइड ही हुए हैं, जनरलाइज्ड ही हुए हैं, एकेडमिक नहीं बता पा रहे। तो जब ये सिंप्लीफिकेशन वाली स्टेज हो जाती है फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे देना है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आना था डॉलर गिरने वाला अगर हम पहले आपको अमेरिकन फेड का इंटरेस्ट रेट वाला कॉन्सेप्ट ना समझाते, वरना ये सारा हौच पौच है ना तो मुझे यहाँ समझाना पड़ना था। इसलिए हमने उस पर एक सेपरेट लेक्चर ही बना दिया कि वो भी एक टॉपिक ही है। अब आप वर्ल्ड के जो मैं आपको आगे ई नोट शेयर करूँगा फोर्ब्स इंडिया का या दुनिया किसी भी मैगज़ीन या जर्नल का खबरें जो मैं आपको भेजूँगा मिनट्स में पढ़ जाएंगे आप, क्योंकि दिमाग बना दिया आपका। अब नहीं मुश्किल करेगा कोई। अब आप कहेंगे आई एम द मास्टर ऑफ इकोनॉमी इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल अबाउट द गोल्ड, कोई आर्टिकल पकड़ा दो मैं समझ लूँगा, चाहे कहीं भी पढ़ो आप। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे, द चाइनीज़ डिमांड। इसमें भी मैं सिंपली ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि चाइना की डिमांड बढ़ गई, नहीं, इसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ द डी डॉलराइजेशन कॉन्सेप्ट, द डी डॉलराइजिंग। ये आई विल एक्सप्लेन, तभी आप ये समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये डी डॉलराइजिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, हेलो, फिर मोबाइल चलो। तो देखिए, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दुनिया के तमाम इसी तरह के सेंट्रल बैंक्स हैं। रिजर्व बैंक्स अपने पास कई फॉर्म में वेल्थ को रिजर्व करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जो अमेरिकन डॉलर्स की फॉर्म में रिजर्व होता है। गोल्ड की फॉर्म में रिजर्व करते हैं, डॉलर्स की फॉर्म में रिजर्व होता है, अमेरिकन कोई बॉन्ड है, सिक्योरिटीज़ है, उनकी फॉर्म में रिजर्व्स रखते हैं। मतलब भारत एक मुल्क है और भारत अच्छा खासा एक एसेट, एक रिज़र्व अपने पास रखना चाहता है जो भारत के लिए भारत का सेंट्रल बैंक करेगा, जो कि हमारा रिज़र्व बैंक है। दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक ऐसा करते हैं। गोल्ड की फॉर्म में अमेरिकन डॉलर्स की सारे मुल्कों को ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स अमेरिकन डॉलर्स में होता है। इवन गोल्ड का को आपने देखा डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स। तो वर्ल्ड वाइड हमें कोई भी गुड्स या सर्विसेज मंगानी है, पेमेंट हमें इंपोर्ट की पेमेंट डॉलर्स में ही करनी पड़ेगी। तो अच्छे खासे रिजर्व्स हमारा आरबीआई और दुनिया के सेंट्रल बैंक डॉलर्स में रखते हैं। डॉलर एक इम्पॉर्टेंट करेंसी है, अमेरिकन डॉलर्स। पिछले कुछ समय में एक चीज़ हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया ने अपने नाम पर जो अमेरिकन डॉलर्स रिज़र्व रखे थे, उन अमेरिकन डॉलर्स का रिज़र्व का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका ने और ब्रिटेन ने सीज़ कर दिया। जैसे इंडिया अपने एसेट्स के नाम पर आरबीआई डॉलर रिज़र्व रखना चाहता है 300, आप ऐसा मान लीजिए, सपोज़ करिए कि 200 बिलियन डॉलर्स रखना चाहता है। तो वो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि 200 बिलियन डॉलर्स मेरे रिज़र्व कर दिए जाएं। अमेरिका को बोल दिया, डन हो गया, रिज़र्व्ड है, दे आर रिज़र्व्ड। या 200 बिलियन डॉलर्स इंडिया के पास अपने पास ही रिज़र्व है। लेकिन
सपोज़ कीजिए कि कल को भारत और अमेरिका में कोई ऐसी जंग हो जाए और भारत ये कहे कि जो अमेरिका ये कहे कि जो इंडिया के पास रिज़र्व डॉलर हैं वो हमने सीज़ कर दिए, अब वो अंडर ऑपरेशन नहीं आ पाएंगे, भारत उसे यूज़ नहीं कर सकता किसी मायने में भी। किसी के साथ ट्रेड करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करने के लिए भारत उन डॉलर्स को यूज़ नहीं कर सकता, वो मान्य नहीं है। ऐसा ही मान लीजिए ब्रिटेन भी कर दे। रशिया के केस में ये हुआ, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने रशिया के द्वारा रिज़र्व रखे गए बहुत से डॉलर्स सीज़ कर दिए रशिया को वॉर से बाहर करने के लिए कि आप ये मत करिए। और भी कई तरह की रोक लगाई गई थी, बट ये भी रोक लगा दी गई। इसी तरह से चाइना ने ये देखा कि अगर अमेरिका अपनी करेंसी को हमारे पास जो डॉलर्स के रिज़र्व रहते हैं इस मैनर में यूटिलाइज़ करेगा कि हमारी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग्स, हमारी सॉवरेन डिसीजन मेकिंग्स को इम्पैक्ट करेगा, तो दिस इज़ नॉट द गुड थिंग। कल को ये हम पर भी दबाव बनाएगा, हमारी भी एसेट्स को सीज़ करेगा, सो इट इज़ इंटरफेयरिंग इन आवर डिसीजन मेकिंग्स। तो इसका हल क्या है? चाइना ने पिछले 3 सालों में बहुत तेज़ी से अपने डॉलर्स के एसेट्स को गोल्ड से रिप्लेस करना शुरू कर दिया। इसको कई जर्नलिस्ट डी डॉलराइजेशन कह रहे हैं कि इट इज़ अ डी डॉलराइजेशन डन बाय द चाइना, created heavy demand of the bullion, the gold, to replace its dollar assets with the gold assets. तो चाइना अपने डॉलर एसेट्स को, अपने डॉलर रिजर्व्स को तेज़ी से अपने गोल्ड एसेट्स और गोल्ड रिजर्व से भर देना चाहता है। तो उसने बहुत हैवी मांग क्रिएट कर दी है। तो ग्लोबली चाइना के द्वारा ये जो गोल्ड की डिमांड क्रिएट हुई है, इसने गोल्ड की डिमांड को इतना पुश दिया जिससे उसके प्राइजेस पुश हुए हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स इसे मेन रीज़न मान रहे हैं कि ड्यू टू द जियोपॉलिटिकल रीजंस, ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ वॉर-लाइक सिचुएशंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्लैरिटीज़ नहीं है कि ईरान और इजराइल किधर को जाने वाला है, उसमें रशिया एंगेज होता है कि नहीं, क्या होगा पर्शियन गल्फ पैसेज का, क्या होगा रेड सी का, जहाँ से एशिया के लिए दुनिया भर की गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं, सारी एनर्जी वहाँ से आ रही है, अरेबियन सी से होके, सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेट केबल्स रेड सी से होके, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब से होके इंडिया की तरफ आ रही हैं, आगे चीन की तरफ जा रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रही हैं, और इसी वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट रीजन में अभी पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसे में आगे जा कर के ऐसा हो सकता है कि हमें दोनों में से किसी एक पक्ष या किसी भी और पक्ष का साथ देना पड़े, ऐसा चीन का मानना। लेकिन अगर कल को हम पर कई तरह के एम्बार्गोस लगाए जाते हैं या सैंक्शंस लगाई जाती हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक एम्बार्गोस, कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, रशिया का ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, रशिया की गैस कोई नहीं खरीदेगा, रशिया स्विफ्ट कोड का यूज़ नहीं कर सकता फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, ऐसा यूरोप और अमेरिका ने ऐसी रोक लगाई है रशिया पे। उन्हीं में एक रोक और है कि उनके डॉलर्स ही फ्रीज़ कर दिए, सीज़ करके रख दिए कि वो डॉलर वर्किंग स्टेट में ही नहीं है, चाहे कितने भी 1000 करोड़ का उनके पास खजाना हो। ऐसे ही चाइना ने देखा कि दिस इज़ नॉट द थिंग, अमेरिकन डॉलर्स अब एक सेफ़ जोन नहीं है जिसे हम अपने पास बतौर रिजर्व्स, बतौर एसेट मेंटेन करें। युद्ध की सिचुएशनों में या पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स के टाइम में अमेरिका और यूरोप हमें अमेरिकन डॉलर्स के रिजर्व्स को अपने फेवर में यूटिलाइज़ करके हमें मैनिपुलेट कर सकता है, हमारे डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है। सो इट इज़ बेटर टू रिप्लेस द डॉलर्स विद द गोल्ड। गोल्ड पे किसी का नाम नहीं लिखा है, गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसके अंदर ही उसकी कीमत है, उसकी कीमत किसी के द्वारा सपोर्टेड नहीं है, हैविंग इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट्स अ प्रूवन थिंग, इनकैशेबल एट वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म्स, हर जगह पे इनकैश होता है।
तो इसलिए बहुत तगड़ी डिमांड स्टेट के लेवल पर, चाइनीज़ स्टेट ने बहुत हैवी डिमांड क्रिएट की गोल्ड की। इसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस तेज़ी से सर्ज हो रहे हैं। आप, मैं या त्योहारों में कोई मांग आई हो, ऐसा नहीं है। एक इतने बड़े स्टेट ने अपने इतने बड़े डॉलर रिजर्व्स को के एक बड़े हिस्से को गोल्ड के रिजर्व से रिप्लेस करना चाहा है। सो द चाइनीज़ डिमांड ड्यू टू द डी-डॉलराइजिंग phase of their reserves is the specific reason for nowadays for the upsurge or for the hike in the gold prices. इतनी बात समझ में आई? Is that clear? अगले लेक्चर में हम इन मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स को, उनके इम्पैक्ट को, यानी कि ये सारी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रखी है, प्रॉपर अभी जो मैंने नाम लिए हैं, तो प्रॉपर आपको इस तरह से मैं आपको दिखा करके कि ये पर्शियन गल्फ़, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, ये बब अल मंदेब स्ट्रेट, रेड सी, गल्फ़ ऑफ अदन, अरेबियन सी, हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे लेबनान, सीरिया, इज़राइल, वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टीन। वी विल डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द गोल्ड प्राइजेस। ज्योग्राफिकल मैप्स फॉलो करके हम इम्पैक्ट नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, दे आर द रीजंस behind the rise in the gold prices. And then we will discuss the election year uncertainties of India, and then we will discuss the gold as a safe haven. So we will discuss those factors and the impact of the rise of prices of gold in internal and external economy. Okay, so next lecture हमारा pending factors और impact of the gold price rise का जो impact आता है, असर कैसा पड़ता है, we will discuss that. Thank you so much.